The city of Zodanga saw to that. I surrender. Now. My right arms! Useless she-color. Zodanga. This is not the work of gods. फिल्म बारसूम नामक एक अजीब ग्रह पर शुरू होती है। ग्रह में 3 प्रमुख साम्राज्य शामिल हैं जिन्हें हीलियम, जोडंगा और थाक्स कहा जाता है। हीलियम और जोडंगा सदियों से युद्ध में हैं। फिल्म की शुरुआत में हम नीली टोपी पहने हीलियम की सेना को लाल टोपी पहने जोडंगा की सेना से लड़ते हुए देखते हैं। सबथान नाम के जोडंगा के जनरल से 3 लोग संपर्क करते हैं जो थेन नामक ईश्वर के दूत होने का दावा करते हैं। थन के नेता मताई शांग उसे एक रहस्यमय नीला हथियार देते हैं और उसे बताते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए देवी ने उसे चुना है। थन्स ने युद्ध में जोडंगा की मदद करने का फैसला किया है। उनके पास 9वीं किरण नामक एक रहस्यमय नीली रोशनी पर नियंत्रण है जो उन्हें बारसूम पर अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में अधिक मजबूत बनाती है। ये दृश्य 1881 में न्यूयॉर्क शहर का है। एडग नाम के एक व्यक्ति को उसके चाचा जॉन कार्टर ने न्यूयॉर्क शहर में बुलाया है। जब एडग स्टेशन पर उतरता है तो उसका स्वागत जॉन के बटलर द्वारा किया जाता है जो उसे जॉन की संपत्ति में ले जाता है। जैसा कि यह पता चला है, जॉन एक धनी व्यक्ति और पूर्व कॉन्फेडरेट सेना कप्तान है। जॉन के वकील ने दुखी होकर एडग को जॉन की अचानक मृत्यु की सूचना दी। जॉन ने अपनी सारी असंख्य संपत्ति एडग के लिए छोड़ दी है। फिर वकील आश्चर्यचकित एडग को जॉन की समाधि पर ले जाता है जहाँ उसके शरीर को संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन अजीब बात है कि मकबरे का दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है। बाद में वकील ने एडगर को जॉन की एक निजी डायरी सौंपी जिसे जॉन चाहता था कि केवल एडगर ही पढ़े। जब वकील चला जाता है तो वह उसे पढ़ना शुरू कर देता है। इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि एडगर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जॉन की जंगली कहानियों पर विश्वास करता था जब वह छोटा था, इसलिए एडगर को ये कहानी बताना ही सही लगता है। कहानी गृहयुद्ध के बाद एरिजोना में शुरू होती है। जॉन कार्टर कॉन्फेडरेट आर्मी में एक पूर्व कप्तान है जो वर्तमान में गुफाओं में सोने की तलाश में है। पॉवेल एक यूनियन कर्नल है जो चाहता है कि जॉन अपाचे के खिलाफ उसके अमेरिकी घुड़सवार सैनिकों की मदद करे, इसलिए वह उसका अपहरण कर लेता है और उसे एक सैनिक के रूप में नियुक्त करने का प्रयास करता है। हालांकि जॉन अब एक सैनिक के रूप में नहीं लड़ना चाहता। भागने की कई असफल कोशिशों के बाद वह एक गार्ड को मारकर और कर्नल का घोड़ा चुराकर भागने में सफल हो जाता है। कर्नल और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक घुड़सवार अपाचे युद्ध बैंड मिलता है। कर्नल और लोगों के साथ गोलीबारी हो जाती है। अराजकता के बीच जॉन भागने की कोशिश करता है लेकिन लड़ाई में कर्नल घायल हो जाता है। वह दया करके कर्नल की मदद करता है और उसे एक गुफा के पास लाता है। जॉन के लिए ये गुफा नहीं है क्योंकि वह यहाँ सोने की तलाश में कभी नहीं आया। वह अंदर जाता है, माचिस जलाता है और गुफा की छत पर ढेर सारा सोना लगा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। हालांकि तभी उसके पीछे एक आदमी कहीं से प्रकट होता है। यह आदमी उन कॉन्टों में से एक है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कर्नल जॉन को सचेत करता है जिसका उस अजीब आदमी से झगड़ा हो जाता है। वह उस आदमी को गोली मार देता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। जब जॉन उसके पास जाता है तो वह उस आदमी को उसके हाथों में एक अजीब पदक को देखते हुए बारसूम कहते हुए सुनता है। जॉन पदक उठाता है और बारसूम शब्द दोहराता है। अचानक लॉकेट से एक चमकदार नीली रोशनी
चमकती है। जब जॉन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह एक अजीब रेगिस्तान में था। वह उठता है और चलने की कोशिश करता है लेकिन हर कदम पर गिरता है। ऐसा लगता है मानो वह हवा में तैर सकता है। भ्रमित होकर वह नए वातावरण में चलने का अभ्यास करता है। चलते चलते वह पास की एक पहाड़ी पर पहुंचता है जहां उसे कई अंडे फूटते हुए दिखाई देते हैं। तभी 6 अंगों वाले हरे जीवों का एक बड़ा समूह विशाल जानवरों पर सवार दिखाई देता है। नेता उस पर हमला करता है जिससे जॉन को एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। बाकी लोग जॉन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं लेकिन जब उनके नेता उनसे कहते हैं तो रुक जाते हैं। जीव एक अलग भाषा में बात करता है और अपना परिचय टाकस के रूप में देता है। जॉन अपना परिचय वर्जीनिया के जॉन कार्टर के रूप में देता है लेकिन प्राणी समझ जाते हैं कि उसका नाम वर्जीनिया है। टाकस जॉन को पहले की तरह कूदने के लिए कहता है लेकिन वह इनकार करता है और उस पर हमला करता है। जीव जॉन को घायल कर देते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं हमें पता चलता है कि उनकी प्रजाति को थार्क्स कहा जाता है। उसी ग्रह पर कहीं और हीलियम शहर की राजकुमारी देजा अपने पिता हीलियम के राजा को अपना डिजाइन किया हुआ हथियार पेश करने का अभ्यास करती है। हीलियम जोडंगा नामक एक अन्य शहर के साथ युद्ध में है और थंस जोडंगा के पक्ष में होने के कारण हारने वाला है। देजा ने जोडंगा द्वारा युद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 9वीं किरण के रहस्य का पता लगा लिया है। हालांकि जब वह राजा को अपना हथियार दिखाती है तो एक आदमी चुपके से उसमें खराबी पैदा कर देता है जिससे उसमें विस्फोट हो जाता है। जोडंगा का राजा सबथान युद्ध समाप्त करने के लिए देजा से शादी करना चाहता है लेकिन वह इसके बेहद खिलाफ है। यदि सबथान उससे शादी करता है तो वह हीलियम का राजकुमार होगा और उसके पास पूरे बारसूम पर शासन करने की शक्ति होगी। इस बीच थर्क्स जॉन को अपने शहर ले जाते हैं और उसे नवजात शिशुओं के साथ रख देते हैं। रात के समय 16 नाम की मादा थार्क जॉन को एक तरल पदार्थ खिलाती है जिसके बाद वह थार्क्स की भाषा समझ पाता है। अगले दिन थर्क्स ने जॉन को सबके सामने ऊंची छलांग लगाने का आदेश दिया। ओहन ने नोटिस किया कि पदक टाकस के पास है और इसके बिना वह घर वापस नहीं जा सकता। तभी आसमान में 2 युद्धपोत दिखाई देते हैं। हीलियम और जोडंगा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। युद्ध थार्क्स के लिए मनोरंजन है जो इस बात पर दांव लगाते हैं कि कौन जीतेगा। हम राजकुमारी देजा को जहाजों में लड़ते हुए देखते हैं। वह जहाज को नियंत्रित करने की कोशिश करती है लेकिन इस प्रक्रिया में जहाज से गिर जाती है। जॉन अपनी नई खोजी गई कूदने की शक्तियों का उपयोग करके राजकुमारी को बचाता है। थर्क्स जॉन के लिए जयकार करना शुरू कर देते हैं जो अब देजा के साथ जोडंगा के सैनिकों से लड़ रहा है। जॉन लड़ाई का रुख बदलने में सफल हो जाता है जिससे हीलियम जीत जाता है लेकिन उनका जहाज भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। देजा और जॉन थर्क्स के साथ हैं। टाकस जॉन की क्षमताओं से प्रभावित होता है और उसे अपना दाहिना हाथ बनाता है। जॉन इस विचार के प्रति अनिच्छुक है लेकिन असहमत नहीं है। रात में देजा और जॉन बात करते हैं और देजा जॉन को बताता है कि वे मंगल ग्रह पर हैं जिसे उनकी भाषा में बारसूम कहा जाता है। जॉन आश्चर्यचकित है और उस पर विश्वास नहीं करता। वह उसे बताता है कि वह पृथ्वी से है। देजा को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। अपनी सघन अस्थि घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्टर के पास अविश्वसनीय ताकत है और वह ऊंची छलांग लगा सकता है। इसके बाद देजा उसे थार्क के मंदिर में ले जाता है जहां किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। वह आशा करती है कि मंदिर के पास ये जानने का एक तरीका है कि लोग दुनिया भर में कैसे यात्रा कर सकते हैं जैसा कि जॉन के पास था। दयालु मादा थार्क 16 उनके पीछे जाकर उनसे रुकने की विनती करती है। देजा जॉन को देवी इसिस की मूर्ति दिखाता है और उसमें खुदे हुए कुछ चिन्ह पड़ता है। हालांकि उन तीनों को जल्द ही थार्क्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मंदिर में प्रवेश करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। टाकस ने जॉन के हाथ काटने के लिए सभी से उसे सेल में कैदियों के साथ अकेला छोड़ने के लिए कहा। जब वे अकेले होते हैं तो वह बताता है कि वह 16 का पिता है और नहीं चाहता कि वे थर्क्स के हाथों मरें। वह जॉन को अपना पदक सौंपता है और उसे देवी इसिस के रहस्य को सुझाने के लिए इस नदी पर जाने और अपनी दुनिया में वापस आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जब थार्क्स कमरे में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टाकस ने उन्हें धोखा दिया है। टाकस का दुश्मन तालहाजस कार्यभार संभालता है और खुद को नया नेता घोषित करता है। फिर हम जॉन, देजा और 16 को इस नदी की ओर जाते हुए देखते हैं। देजा मार्ग का नेतृत्व कर रहा है। हालांकि 16 जॉन से कहती है कि वह उन्हें नदी के बजाय हीलियम शहर की ओर ले जा रही है। जॉन ने उससे इस बारे में पूछा और पता चला कि वह उसे युद्ध में एक सैनिक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपने शहर ले जा रही थी। निराश होकर जॉन 16 को रास्ता दिखाने के लिए कहता है और राजकुमारी को वहीं छोड़ देता है। देजा ने जोर देकर कहा कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वह सबथान से शादी नहीं करना चाहती थी। वह उसे अपने साथ नदी तक चलने के लिए कहता है। कोई अन्य रास्ता न होने पर वह सहमत हो जाती है। तीनों इस नदी से होते हुए एक विशाल उल्टे पिरामिड तक पहुंचते हैं। जॉन और देजा इसके ऊपर जाते हैं और जमीन पर एक अजीब नीली ऊर्जा का निर्माण होते देखते हैं। देजा को एहसास हुआ कि यह 9वीं किरण की शक्ति है जिससे उसने अपना हथियार बनाया था। उन्हें यह भी एहसास है कि मंगल पर कार्टर की उपस्थिति 9वीं किरण की मदद से पृथ्वी से मंगल तक खुद की एक प्रति के संचरण के कारण होने की संभावना है। तभी थंस के नेता मताई शांत के नेतृत्व में वाराहुंस की एक सेना आती है। जॉन बहादुरी से देजा और 16 को भाग जाने के लिए कहता है और खुद वाराहुंस की सेना से लड़ता है। हीलियम का राजा जॉन की सहायता के लिए अपनी सेना भेजता है जो वाराहुन को हरा देता है और उसे बचाता है। वे घायल जॉन को हीलियम ले जाते हैं। देजा अपने घर पहुंचती है और अपने पिता से मिलती है। वह वहां जोडंगा के राजा सबथान को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह देजा से उससे शादी करने और युद्ध समाप्त करने के लिए कहने के लिए बिना किसी हथियार और सैनिकों के साथ आया है। देजा के पास युद्ध रोकने का कोई अन्य तरीका नहीं है, इसलिए वह अनिच्छा से उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। निम्नलिखित दृश्य में हम जॉन को हीलियम महल के एक कक्ष में आराम करते हुए देखते हैं। देजा द्वारा नियुक्त एक सैनिक उसे ले आता है और चुपके से उसे अपने कक्ष में ले जाता है। देजा ने जॉन को पदक का उपयोग करके अपने घर वापस जाने के लिए कहा। जब गार्ड उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं तो जॉन गायब हो जाता है। देजा सोचता है कि वह पृथ्वी पर वापस चला गया, लेकिन जॉन वास्तव में सैनिकों से छिप रहा है। जब वे चले जाते हैं तो वह बाहर जाने की कोशिश करता है
लेकिन जल्द ही मताई शांग द्वारा पकड़ लिया जाता है। जॉन मताई शांग की अपने आसपास के किसी भी प्राणी में बदलने की क्षमता से आश्चर्यचकित है। पूरा शहर सबथान और देजा की शादी की तैयारी कर रहा है। मताई शांग 9वीं किरण द्वारा विकसित तकनीक की मदद से जॉन को खुद से बांधता है। जॉन अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार हिलाने डुलाने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मताई शांग अपनी कलाई के उपकरण से उसे नियंत्रित कर रहा है। मताई शांग ने तब उसे बताया कि सबथान शादी के बाद देजा को मारने और हीलियम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। थन ने युद्ध में उसका पक्ष लिया क्योंकि सबथान को हेरफेर करना सबसे आसान था, लेकिन मताई शांग का असली उद्देश्य सबथान के माध्यम से पूरे बारसूम पर शासन करना है। मताई शांग जॉन को मारने ही वाला है, तभी एक विदेशी कुत्ता जिससे जॉन पहले दोस्ती कर चुका था उसके बचाव में आता है। यह मताई शांग की कलाई के उपकरण को काट देता है और जॉन को आजाद कर देता है। वह एक उड़ने वाले जहाज की ओर दौड़ता है और देजा को सबथान से शादी करने से रोकने के लिए उड़ जाता है। हालांकि जॉन को यह नहीं पता कि विमान को कैसे नियंत्रित किया जाए और थार्किक क्षेत्र के पास क्रैश लैंड कैसे किया जाए। उन्होंने उसे पीटे हुए टाकस के साथ बंदी बना लिया। ताल हाजस जो अब थार्क्स का नेता है, जॉन और टाकस को सफेद वानर नामक विशाल जानवरों के साथ रखता है। जॉन किसी तरह पूरी थार्क आबादी के सामने वानरों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वह ताल हाजस को उससे लड़ने के लिए आमंत्रित करता है और उसे एक ही बार में हरा देता है। हर कोई जॉन के लिए जयकार करता है जो अब थार्क्स का नया नेता है। फिर वह उन्हें जोडंगा से लड़ने में मदद करने के लिए मनाता है। थर्क्स और जॉन की सेना देजा और सबथान के विवाह समारोह के लिए आगे बढ़ती है। जॉन शादी रोकने के लिए ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर सबथान देजा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे समय रहते रोक देता है। दोनों शहरों के सैनिकों के बीच फिर से युद्ध छिड़ जाता है। हालांकि थर्क्स अब हीलियम के पक्ष में है। जोडंगा जल्द ही हार जाता है, लेकिन मताई शांग जॉन के पदक के साथ भागने में सफल हो जाता है। जॉन मंगल ग्रह पर देजा के पति के रूप में रहने की योजना बना रहा है ताकि वह पदक की तलाश में परेशान न हो। उसकी और देजा की शादी हो जाती है और भीड़ उनके लिए जय जयकार करती है। वह अब हीलियम का राजकुमार है। अगली सुबह जॉन और देजा बालकनी पर हैं। देजा जॉन को बाहर छोड़ देता है और कमरे में चला जाता है। तभी मताई शांग प्रकट होता है। जॉन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पदक का उपयोग करके जॉन को वापस धरती पर भेजने में सफल हो जाता है। जब जॉन उठा तो वह धूल से सना हुआ था और उसकी दाढ़ी लंबी हो गई थी। वह उसी गुफा में है और कर्नल पॉवेल के अवशेषों को देखने के लिए उसकी ओर देखता है, जिससे पता चलता है कि जब वह मंगल ग्रह पर था तो पृथ्वी पर एक लंबा समय बीत चुका है। वह पदक के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। गुफा में जड़ा सोना उसे अमीर बनाता है। वह जानता है कि पृथ्वी पर और भी पदक हैं। वह एक खनन निगम शुरू करता है और अगले 10 वर्षों के लिए पदक की खोज करता है। एक दिन तक उसे एक साइट पर एक मिल जाता है। जॉन खुश है, लेकिन वह जानता है कि थंस इस समय उस पर नजर रख रहे हैं। जब वह मंगल ग्रह पर जाए तो पृथ्वी पर उसके शरीर की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इस पर कोई भी क्षति होने पर दोनों ग्रहों पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उनकी समाधि केवल अंदर से खुलती है। उसने मंगल ग्रह पर वापस लौटने के लिए अपनी मृत्यु की साजिश रची थी। जॉन ने डायरी में लिखा है कि वह चाहता है कि धन के बदले एडगर उसके मकबरे को थंस से बचाए। डायरी पढ़कर एडगर सदमे में है। वह मकबरे के बाहर जाता है और उसे एक गुप्त पासवर्ड से खोलने की कोशिश करता है जो नेट निकला, जिसे जॉन एडगर कहते थे जब वह बच्चा था। जैसे ही मकबरे के दरवाजे खुलते हैं, एक थन एडगर के पास आता है। वह जॉन को मारने की प्रतीक्षा में एडगर की जासूसी कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह एडगर को नुकसान पहुंचा पाता, पीछे से किसी ने उसे मार गिराया। एडगर अपने चाचा को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जॉन थन का पदक लेता है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि उसे पदक कभी नहीं मिला था। ये सब उसकी मृत्यु सहित एक थन को आकर्षित करने और उसका पदक हासिल करने के लिए नकली था। जॉन फिर एडगर से अपने मकबरे की अब से रक्षा करने के लिए कहता है और उसके अंदर चला जाता है। वह पदक के साथ बिस्तर पर लेट जाता है और मंत्रोच्चार करता है जो उसे फिर से मंगल ग्रह पर ले जाएगा। बेशक जॉन कार्टर दोषरहित होने से कोसों दूर है, लेकिन यह उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी विफलता, इसकी प्रतिष्ठा और साथ ही इसकी कितनी बुरी मार्केटिंग हुई, इसे देखते हुए आप ऐसा नहीं सोचेंगे। निश्चित रूप से कथानक कुछ जगहों पर बर्फ की तरह पतला है, जिसमें ऐसे दृश्य हैं जो आवश्यकता से अधिक लंबे समय तक चलते हैं, और यह पूर्वानुमानित भी है और अजीब जटिल हिस्से के साथ कई तार्किक चूक इसके पक्ष में मदद नहीं करती हैं। विशेष रूप से अंत में, जिससे यह आभास हुआ कि फिल्म को पता नहीं था कि इसका अंत कैसे किया जाए। स्क्रिप्ट भी असमान है। इसका एक बड़ा हिस्सा वास्तव में कुछ मनोरंजन और रहस्य के साथ काफ़ी समझदारी से संभाला गया है, लेकिन कुछ अन्य बिंदु भी हैं जहां संवाद आपको परेशान करता है और आप चाहते हैं कि आप पात्रों के बारे में अधिक जानें, और रोमांस नहीं था इतना असंबद्ध और मजबूर। जॉन कार्टर हालांकि अविश्वसनीय दिखते हैं, पृष्ठभूमि और दृश्य रंग और विवरण से भरपूर हैं और बिल्कुल भी नकली नहीं लगते हैं, और विशेष प्रभाव भी समान रूप से प्रभावशाली हैं और बिल्कुल भी कार्टूनी नहीं हैं। वे कम से कम अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं और आसानी से चलते हैं। माइकल गियासिनो का संगीत स्कोर उत्कृष्ट है, जो आडंबरपूर्ण ऊर्जा और व्यापक तीव्रता से भरपूर है। ये सब एक्शन के साथ फिट बैठते हुए किया गया है और इसे प्रभावित नहीं किया गया है। इसमें भरपूर मात्रा में एक्शन है, और यह एक्शन है जो आंखों के लिए एक दावत है, और कोरियोग्राफिक रूप से इसे बहुत अच्छी तरह से निष्पादित किया जाता है। उनमें से सबसे शानदार यह है। पात्रों में से सबसे मनोरंजक एक वूला था, एक बहुत ही प्यारा और बहुत मज़ेदार कुत्ता प्राणी। चरित्र के लिए सीजीआई बहुत अच्छी तरह से किया गया है और वास्तव में फिल्म के कुछ बेहतरीन जो बच्चों और वयस्कों को समान रूप से पसंद आएंगे। एंड्रू स्टैंटन, यह मानते हुए कि उनका क्षेत्र एनिमेशन में अधिक है और जॉन कार्टर के लिए क्रू बहुत बड़ा है,
उनके लिए एक बहुत ही कठिन काम था और वह इसे बहादुरी से करते हैं, हालांकि अजीब समझने योग्य अवसर के साथ जहां वह लाइव अभिनेताओं के साथ अलग लग रहे थे। हालांकि कहानी सबसे महान नहीं हो सकती है, जॉन कार्टर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य हानिरहित पारिवारिक मनोरंजन करना था और ऐसा ही है, और इसमें एक गंभीर पुराने जमाने का दृष्टिकोण है जो स्रोत सामग्री को ध्यान में रखते हुए काम करता है। प्रदर्शन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। टेलर किट्सिच कुछ समय के लिए आराम से और अत्यधिक गंभीर होकर शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार जब वह आराम करते हैं तो वह एक पसंदीदा नायक बन जाते हैं। लिंकोलिन साहसी और मानवीय दोनों हैं, और सहायक कलाकार विलेम डेफो, मार्क स्ट्रॉन्ग ऐसी भूमिका में जो उनके लिए उपयुक्त है, और सियारोन हिन्स के साथ बहुत कम करने का प्रयास करते हैं, और सियारोन हिन्स सबसे सफल रहे हैं। निष्कर्षतः कल्पना के किसी भी स्तर पर दोषरहित नहीं है, लेकिन किसी आपदा से भी दूर है। 7/10 जॉन कार्टर टेलर किट्सिच एक गृहयुद्ध अनुभवी हैं। यह 1868 है। वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। कैद से भागते समय उसकी मुलाकात कुछ भारतीयों से होती है। वहां गोलीबारी होती है और वह एक गुफा में शरण लेता है। वहां रहते हुए उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके पास किसी प्रकार का पदक है। जब कार्टर इसे छूता है तो उसे मंगल ग्रह पर ले जाया जाता है। वहां उसका सामना राजकुमारी देजा थोरिस लिंकोलिन्स से होता है, जिसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। ये 2012 का सबसे बड़ा डॉलर फ्लॉप है। बिल्कुल हेवंस गेट नहीं, लेकिन यह अभी भी दुखदाई है। यह उतना भयानक नहीं है। कुछ बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। शुरुआत बहुत धीमी है और ये 3 अंकों की कहानी के बजाय एक धारावाहिक की तरह अधिक लगती है। टेलर लीड के रूप में सफल हैं। यह एक ठोस विज्ञान एक्शन साहसिक है, लेकिन विशेष रूप से आकर्षक कुछ भी नहीं है। मैं खुद को एडगर राइस बरोज का प्रशंसक मानता हूं, क्योंकि मुझे 20वीं सदी के शुरुआती पल्प फिक्शन दृश्य में दिलचस्पी है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि जब मैंने लेखक की कम प्रसिद्ध कहानियों में से एक के इस रूपांतरण के बारे में सुना तो मेरी रुचि बढ़ गई। परिणामी फिल्म डिज्नी के लिए बुरी तरह फ्लॉप रही, तो एक बार सारा उपद्रव खत्म हो जाने के बाद ये कैसे टिकेगी? सच तो यह है कि आज की कई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह जॉन कार्टर भी अपनी भलाई के लिए सीजीआई प्रभावों पर बहुत अधिक निर्भर है। एलियंस या सीजीआई समर्थित कृतियों या सीजीआई शहर परिदृश्य या सीजीआई अंतरिक्ष यान की भारी भीड़ के बिना शायद ही कोई दृश्य गुजरता है। ये बिल्कुल जॉर्ज लुकास है और यह उत्पादन से दृश्य को छीन लेता है ताकि 10 मिनट के बाद आप प्रभावित न हो। इसके बजाय यह नीरस लगता है। ये शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ एक अच्छी कहानी बाहर आने का इंतजार कर रही है और कलाकारों को बेहतर नहीं किया जा सकता है, एक महत्वपूर्ण स्थान को छोड़कर। निर्माताओं में से एक टीवी के रोम का प्रशंसक रहा होगा, क्योंकि हमें सियारन हिन्स और जेम्स प्योरफॉय एक बार फिर पोली वॉकर वॉयस ओवर के साथ टीम बनाते हैं। अन्यत्र खलनायक के रूप में भरोसेमंद डोमिनिक वेस्ट और मार्क स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए यह मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रतिभा है और शैली को देखते हुए प्रदर्शन आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। फिर ये शर्म की बात है कि लकड़ी और पूरी तरह से करिश्मा मुक्त टेलर किट्सिच ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये लड़का पूरे हॉलीवुड में सबसे निर्दयी लोगों में से एक है और स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं उससे पूरी तरह से नफरत करता था। ये शर्म की बात है, क्योंकि उनकी उपस्थिति ने वास्तव में फिल्म के मेरे आनंद को कम कर दिया, साथ ही स्टार वार्स के बाद प्रभाव के सभी अतिरिक्त बोझ को भी कम कर दिया। ये पूरी तरह से योग्यता के बिना नहीं है। यहाँ कुछ बेहतरीन सेट पीस और एक आकर्षक कहानी है, लेकिन आपको उन्हें पहचानने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। टार्ज़न के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले एडगर राइस बरोज ने बहुत सारा काम किया, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों की कल्पना को उत्तेजित किया। मुझे खुशी है कि इस कहानी को बड़े पर्दे पर आने में 100 साल लग गए। कंप्यूटर ग्राफिक्स का युग इस कहानी को फिल्माने के लिए उपयुक्त था। वास्तव में एक युवा व्यक्ति के रूप में एडगर किताब में नहीं तो फिल्म में एक परिधीय चरित्र है। उसे उसके चाचा जॉन कार्टर के घर बुलाया गया और वह उनके निधन के समय पर पहुंच गया। कार्टर के निर्देशों के अनुसार उसे पढ़ने के लिए एक पत्रिका दी गई है और यह एक अद्भुत साहसिक कार्य का विवरण है, जहां कार्टर को एक निराश संघीय अनुभवी के रूप में मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट किया जाता है, जहां वह ह्यूमनॉइड और अन्य प्राणियों के बीच स्थानीय झगड़े में शामिल हो जाता है। टेलर किट्सिच ने शीर्षक भूमिका निभाई है और 1912 के आसपास लिखे गए उपन्यासों के लुगदी कथानायक की एकदम सही अवधारणा है। मुझे बरोज को बधाई देनी होगी अगर किसी अन्य कारण से उन्हें एहसास हुआ कि एक अलग ग्रह पर एलियंस अपनी दुनिया को नहीं बुला रहे होंगे। पृथ्वी की प्राचीन संस्कृति में से एक देवता का नाम, उन्हें बारसूम कहा जाता है और वे हमारे ग्रह को जसूम कहते हैं। और जसूम के प्रतिनिधि के रूप में किट्सिच एक बारसूम लड़की के साथ पहले अंतर्ग्रहीय रोमांस में शामिल हो जाता है। एक राजकुमारी भी, लेकिन थन नामक कुछ अलौकिक प्राणी तार खींचते प्रतीत होते हैं और ये थन हमारे ईसाई धर्म के स्वर्गदूतों की तरह नहीं हैं। वे बिल्कुल भी सौम्य प्राणी नहीं हैं। वे किच की कुछ योजनाओं को विफल करने के लिए कीमत तय करते हैं। मैं वूला से बहुत प्यार करता था, एक विशाल माजवॉम जिसमें एक प्यारा गुण है और वह खुद को किट्सिच से जोड़ता है। फिल्म ने वास्तव में अपने बजट के हिसाब से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।
ये दुखद है क्योंकि यह कल्पना का एक अच्छा नमूना है और इसका श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसके पास असीमित कल्पना थी, एडगर राइस बरोज। शानदार। ये किसी फिल्म को परिभाषित करने वाला पहला शब्द है जो प्रसिद्ध कहानी का आकर्षक संस्करण देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटक 3D या विशेष प्रभाव नहीं है। एक महान शो के लिए मुख्य बात कहानी की समझ का स्मार्ट उपयोग है जिसे छवि में कम नहीं किया जा सकता है। एक क्लासिक साइंस फिक्शन उपन्यास को सुसंगतता और लय और आकर्षण देने में लिन कोलिंस और टेलर किट्सिच के सभ्य काम की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने इस अनुकूलन में न केवल नए कपड़े बल्कि गहरी सांस ली है। किताब की पंक्तियों की यादें टाइम मशीन के टुकड़ों के साथ मिल जाती हैं और सब कुछ सही, नाटकीय और आश्वस्त करने वाला लगता है। विभिन्न विज्ञान 5 फिल्मों की लहरों के सामने एक तथ्य लगभग आवश्यक है। तो एक सचमुच अच्छी फिल्म जिसमें प्रभावित करने और एक महत्वाकांक्षी श्रृंखला बनाने की काफ़ी क्षमता है। मुझे वास्तव में पता नहीं है कि इसने अमेरिका में कोई पैसा क्यों नहीं कमाया। आप उन चीज़ों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडियो ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस नतीजों से इसकी भरपाई कर ली। इसके अलावा जब DVD और ब्लू-रे स्टोर में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि स्टूडियो के लिए जीत का अंतर होगा, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा समय पर। मैं किसी 3D चर्चा में नहीं पढ़ूंगा। आपको वास्तव में किसी भी फिल्म में इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या मैं अब भी उन्हें देखता हूँ? हाँ करता हूँ, लेकिन उन निर्देशकों को बधाई जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और इसे ना कहते हैं जैसा कि जैक स्नाइडर करते हैं। लेकिन 3D के कारण कोई फिल्म बेहतर या बदतर नहीं होती है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स उस नियम का अपवाद हो सकता है, क्योंकि अगर वह भयानक 3D रूपांतरण नहीं होता तो ये काफ़ी देखने लायक होती। ये फिल्म भी मूर्खतापूर्ण पारिवारिक मनोरंजन है, जिसमें कुछ अच्छे एलियंस, कुछ बुरे एलियंस और एक नायक है जिसकी आप सराहना कर सकते हैं। यदि आप इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आपको इसे देखने में मज़ा आ सकता है। एडगर राइस बरोज, जो गृह युद्ध के विद्रोही विधुर अनुभवी और सोने के शिकारी जॉन कार्टर टेलर किट्सिच के भतीजे हैं, को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना है। चाचा की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसे जॉन कार्टर के वकील से उसकी डायरी और पालन करने के लिए अजीब निर्देश मिलते हैं और एडगर तुरंत पत्रिका पढ़ना शुरू कर देता है। 1868 में कर्नल पॉवेल ने जॉन कार्टर को अपाचे के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जॉन कार्टर भाग जाता है और पॉवेल ब्रायन क्रैंस्टन उसका पीछा करता है। उन पर अपाचे द्वारा हमला किया जाता है और वे एक गुफा में छिप जाते हैं। वे एक थन से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जॉन कार्टर उसे मार देता है और एलियन का पदक जॉन कार्टर को मंगल ग्रह पर ले जाता है। जॉन के पास ऊंची छलांग लगाने की क्षमता है और मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी ताकत बढ़ गई है। हालांकि वह थार्क्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और उनका कैदी बन जाता है। उसे पता चलता है कि मंगल ग्रह, जिसे बारसून कहा जाता है, हजारों वर्षों से हीलियम और जोडंगा के बीच युद्ध चल रहा है और यह युद्ध ग्रह को नष्ट कर रहा है। जोडंगा के दुष्ट नेता सबथान डोमिनिक वेस्ट को थनमटाई शांत मार्क स्ट्रॉन्ग से एक शक्तिशाली हथियार प्राप्त हुआ है। हालांकि सबथान शांति का प्रस्ताव रखता है यदि वह हीलियम राजकुमारी डेजा थोरिस लिन कोलिंस से शादी करता है। हालांकि जॉन कार्टर और डेजा थोरिस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह जोडंगा लोगों के खिलाफ हीलियम लोगों की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन मताई शांग ने जॉन कार्टर को पृथ्वी पर वापस भेज दिया और मंगल पर लौटने का उनका आखिरी मौका उनके प्रिय भतीजे के रवैये पर निर्भर करता है। जॉन कार्टर एक उत्कृष्ट विज्ञान 5 फिल्म है और IMDb में बिल्कुल कम आंका गया है। जटिल कहानी आकर्षक और अत्यधिक मनोरंजक है और 2012 की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। दृश्य अवधारणा शानदार है और कहानी में एक्शन, रोमांस और कॉमेडी पूरी तरह से संतुलित है और मुख्य जोड़ी टेलर किट्सिच और लिन कोलिंस एक आदर्श केमिस्ट्री दिखा रही है। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि एडगर राइस बरोज का चरित्र जॉन कार्टर 1912 में अपनी पहली उपस्थिति के बाद से एक शताब्दी का जश्न मना रहा है। मेरा वोट 9 है। ब्लॉकबस्टर अवतार और द प्रिंसेस ऑफ मार्स इसी किताब पर आधारित थी। किताब के लेखक एडगर राइस बरोज डेरिल सबारा कहानी को विश्वसनीयता देने के लिए फिल्म में एक भूमिका निभाते हैं। ये कहानी 20वीं सदी की आम धारणा पर आधारित है कि मंगल ग्रह पर हमारी तुलना में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ एक मरती हुई जाति का निवास था। जॉन कार्टर टेलर किट्सिच के चरित्र को एरिजोना में होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अच्छी तरह से पेश किया गया है। हारे हुए उद्देश्य का एक सैनिक कार्टर अचानक मंगल ग्रह पर ले जाया जाता है और खुद को एक अलग युद्ध का हिस्सा पाता है। मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण जॉन कार्टर ने पाया कि वह मूल निवासियों की तुलना में तेज दौड़ सकता है और ऊंची छलांग लगा सकता है। मिश्रण में जोड़ने के लिए मनुष्यों और विशाल हरे प्राणियों के 2 युद्धरत गुट हैं। लिन कोलिंस ने योद्धा राजकुमारी की भूमिका निभाई है जो चाहती है कि जॉन कार्टर उसके हीलियम शहर की रक्षा में मदद करे। कार्टर केवल पृथ्वी पर लौटना चाहता है। ये फिल्म अंततः बरोज के कार्यों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। जब आप इसे देखते हैं तो आप सोचते हैं, ओह ये पहले भी किया जा चुका है, या ये स्टार वार्स से लिया गया था।
लेकिन वास्तव में यह उनसे नहीं लिया गया था, उन्होंने बरोज से उधार लिया था। आधुनिक फिल्म प्रेमियों को यह फिल्म थोड़ी घिसी-पिटी लग सकती है। एक विज्ञान फाई प्रशंसक के रूप में जो 50 के दशक की विज्ञान फाई सामग्री को पसंद करता है, ये 10 स्टार था। निश्चित रूप से हर कोई टार्जन को जानता है, लेकिन कितने लोग एडगर राइस बरोज के दूसरे नायक के बारे में एक फिल्म की मांग कर रहे थे। अर्थमैन जॉन कार्टर मंगल ग्रह पर गया। ठीक है लेकिन मैं भी वही आदमी हूं जो वैलेरियन के बाहर आने पर पागल हो गया था। इस किरदार के कारनामे पर पहली किताब ए प्रिंसेस ऑफ मार्स 1917 में आए और उसके बाद कुल 11 उपन्यास आए। 1931 की शुरुआत में लूनी ट्यून्स के निर्देशक बॉब क्लैम्पेट को जॉन कार्टर फिल्म बनाने के लिए बरोज की मंजूरी मिल गई और उन्होंने लेखक के बेटे जॉन कोलमैन बरोज के साथ मिलकर रोटोस्कोप्ड एनिमेशन बनाया जो काफ़ी यथार्थवादी था। 1936 में फिल्म प्रदर्शकों को परीक्षण फुटेज दिखाने के बाद फिल्म रद्द कर दी गई क्योंकि उनका मानना था कि मंगल ग्रह पर मनुष्यों का विचार छोटे शहरों के दर्शकों के लिए बहुत अजीब था। ध्यान रखें कि अगले ही वर्ष फ्लैश गॉर्डन ने सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया और भारी सफलता प्राप्त की। यदि क्लैम्पेट सफल होता तो वह स्नो वाइट को हरा देता और पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्म बन जाती। रे हैरीहाउसेन 50 के दशक में यह फिल्म बनाना चाहते थे और जॉन मैकटिर्नन और टॉम क्रूज ने 80 के दशक में कोशिश की थी, लेकिन ऐसी फिल्म बनाने के लिए तकनीक कभी भी सही स्तर पर नहीं थी जो उस रूप और अनुभव को पकड़ सके जैसा उपन्यासों ने वादा किया था। रॉबर्ट रोड्रिग्स और जॉन फेवरू के साथ भी फिल्म बनाने का प्रयास किया गया था। जब बाद वाला टूट गया तो फेवरू ने आयरन मैन के साथ MCU शुरू किया। उन्होंने इस फिल्म में एक थर्ड बुकी को आवाज दी थी क्योंकि वह इस बात से उत्साहित थे कि यह बन रही है। एंड्रू स्टैंटन, जिन्होंने पिक्सर फिल्मों फाइंडिंग निमो और WALL-E का निर्देशन किया था, डिज्नी को पैरामाउंट से अधिकार वापस पाने के लिए मनाने में सक्षम थे और वह जॉन कार्टर को एक फ्रेंचाइजी में बना सकते थे। इसके बाद स्टैंटन ने लगभग 2 बार फिल्म की शूटिंग की, लाइव एक्शन फिल्में बनाने वालों के बजाय एनिमेशन विशेषज्ञों से सलाह ली और मार्केटिंग सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं था। फिल्म को बराबरी हासिल करने के लिए दुनिया भर में $600 मिलियन की कमाई करने की जरूरत थी। यह एक आश्चर्यजनक संख्या है जिसे केवल 63 फिल्में ही हासिल कर पाई हैं। फिल्म ने डिज्नी को $200 मिलियन से अधिक का नुकसान पहुंचाया और स्टूडियो के प्रमुख रिच रॉस को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने पहले ही 20,000 लीग्स अंडर द सी रीमेक को रद्द कर दिया था और द लोन रेंजर के बजट में कटौती कर दी थी। फिर भी इस फिल्म को वह सारा पैसा दिया जो वह चाहती थी और उसके ऊपर $100 मिलियन का बजट भी दिया। इस तरह की फिल्म कैसे असफल हो सकती है? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेलरों में लेड जेपेलिन के कश्मीर का उपयोग करने से यह पुराने जमाने का लग रहा था? क्या मूल स्टार वार्स जैसे विज्ञापन फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंचे? क्या बरोज के प्रशंसकों को यह भी पता था कि यह सिनेमाघरों में था? या क्या द शैडो, ग्रीन हॉर्नेट और द फैंटम और जॉन कार्टर जैसी संपत्तियां अब प्रसिद्ध नहीं हैं? वास्तविक फिल्म सचमुच एक गड़बड़ है। हालांकि ये पूरी तरह से महसूस किए गए थार्क्स और बारसूम की दुनिया के साथ एक भव्य दिखने वाला है। ये भी अजीब है कि फिल्म में बरोज स्वयं एक पात्र के रूप में है और इसकी शुरुआत बुरे आदमी को इसके नायक से परिचित कराने के बजाय एक सुपर हथियार प्राप्त करने से होती है। दुख की बात है कि हम मंगल ग्रह के देवता और मंगल ग्रह के सरदार को कभी नहीं देख पाएंगे। इस फिल्म ने इतने परमाणु स्तर पर धमाका किया कि शायद कोई भी स्टूडियो कभी भी जॉन कार्टर की दूसरी फिल्म नहीं बनाएगा। बरोज एस्टेट को मत बताए जिसे अधिकार वापस मिल गए हैं और वे इसका दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे पहले को बनाने में 79 साल लग गए। एम्पायर पत्रिका के पहले पन्नों में आमतौर पर बड़ी फिल्मों की पहली झलक दिखाई जाती है जो वर्तमान में उनकी रिलीज से 6 महीने पहले प्रचारित होती हैं और मुझे लगता है कि मैंने जॉन के शॉट्स देखे होंगे। कार्टर ऑफ मार्स जैसा था जैसे ही मैं उस खंड से आगे निकल गया, लेकिन इस फिल्म के साथ मेरा पहला संपर्क निर्देशक को मार्क केरमोड से बात करते हुए सुनना था। यह एक साक्षात्कार था जो मेरे दिमाग में बस गया क्योंकि वह न केवल अहंकारी था बल्कि वह फिल्म के गणित के बारे में आक्रामक रूप से इनकार भी कर रहा था। कुछ सप्ताह बाद और केरमोड अपनी भविष्यवाणियों में सही साबित हुए क्योंकि जॉन कार्टर को मार्केटिंग, शीर्षक, सामग्री और खुद स्टैंटन को दोषी ठहराते हुए फ्लॉप करार दिया गया था। जैसा कि अक्सर होता है, एक बार जब कोई फिल्म लड़खड़ा जाती है तो आलोचक कटु समीक्षा और टिप्पणी के साथ उसकी आलोचना करने में प्रसन्न होते हैं। मुख्य रूप से मुझे लगता है क्योंकि यह लिखने में अधिक मजा है कि केवल ये कहना कि हाँ मुझे लगता है कि ठीक था। तीखे हमलों के परिणामस्वरूप मैंने इसे स्वयं देखने का निर्णय लिया और पाया कि शायद मुझे जितना आनंद लेना चाहिए था उससे थोड़ा अधिक मैंने इसका आनंद उठाया क्योंकि यह उतना भयानक कुत्ता नहीं था जितना इसे प्रस्तुत किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि यह निश्चित रूप से अच्छी थी क्योंकि यह निश्चित रूप से नहीं थी, लेकिन कम से कम यह एक ओके फिल्म थी। समस्याएं साजिश रचने से शुरू होती हैं। अब बुनियादी फिल्मों में न केवल जॉन कार्टर दर्शक के लिए अनिवार्य रूप से की कहानी पढ़ते हुए आंखों की एक ताज़ा जोड़ी दिखाई देती है, बल्कि कार्टर के मंगल ग्रह पर पहुंचने के संदर्भ में भी आंखों की एक ताज़ा जोड़ी दिखाई देती है। यह एकदम सही उपकरण है क्योंकि जैसे जैसे पात्र कथानक सीखते हैं
वैसे वैसे दर्शक भी सीखते हैं। एक उदाहरण के रूप में द मैट्रिक्स देखें, हम सीखते हैं जैसे नियो सीखता है। हालांकि बात यह है कि इन उपकरणों का उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया जाता है और कहानी कहने का तरीका भद्दा और कठोर है। जो चीज़ इसे बदतर बनाती है वह यह है कि बहुत सारे ऊंचे नाम और जनजातियां और प्रेरणाएं और समूह हैं। मुझे थोड़ी सी जटिलता से कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिल्म में ही ऐसा लग रहा था। कहानी को आकर्षक तरीके से बताने के बजाय प्रभाव और शोर पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका अर्थ है कि सभी संवाद दृश्यों को स्क्रीन पर अपनी गति से खींचने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्हें फिल्म से कोई मदद नहीं मिलती और वे एक आवश्यक बुराई की तरह महसूस करते हैं। फिल्म में विशेष प्रभाव उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि वाहन और पात्र, वे अच्छे दिखते हैं और वे स्क्रीन पर अच्छे से चलते हैं। दुर्भाग्य से वे यह विश्वास नहीं दिला पाते कि यह मंगल ग्रह है और मैंने उनकी दुनिया या उनकी कहानी में कभी दिलचस्पी नहीं ली। उचित एलियंस अवतार के लोगों की तरह दिखते हैं, जबकि अधिकांश इंसान ऐसे दिखते हैं जैसे वे क्लैश ऑफ द टाइटन्स या किसी इसी तरह की फिल्म से बचे थे। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि मंगल ग्रह कभी भी पृथ्वी से घिरे रेगिस्तान जैसा नहीं दिखता, जो कि मूलतः ऐसा ही है। इस पर खर्च किए गए पैसे को देखते हुए किसी ने सोचा होगा कि वे मूल स्टार ट्रैक के बीइंग मी डाउन टू द सरफेस खंड की तुलना में ग्रह को अधिक विश्वसनीय बना सकते थे। हालांकि इनमें से किसी ने भी मुझे उतना परेशान नहीं किया जितना कि कूदना प्रभाव। मुझे पता है कि यह कहानी का हिस्सा है, लेकिन यह अतिरंजित है और हर समय अजीब दिखता है, जैसे इंडियाना जोन्स 4 बंदरों के साथ झूलता हुआ बेवकूफ़। ऐसा लगता है कि कार्टर की ताकत और क्षमताएं कथा के अनुरूप आती और जाती रहती हैं, जिससे मुझे भी परेशानी हुई। हालांकि मुख्य चीज़ जो गायब है वह है रोमांच और मनोरंजन की भावना। स्टैंटन सभी प्रभावों को अच्छी तरह से संचालित करता है और सभी अभिनेताओं से सही स्थान पर खड़े होकर अपनी पंक्तियां कहता है, लेकिन वह कहानी कहने में आश्चर्य या आनंद की भावना नहीं पकड़ पाता है। यदि उसे यह अधिकार मिल गया होता तो आडंबरपूर्ण नाम और गृहयुद्ध उतने भद्दे नहीं लगते, न ही मूर्खता इतनी कष्टप्रद मूर्खतापूर्ण लगती, क्योंकि यह सब कुछ मौज मस्ती के तत्व और जानबूझकर पलक झपकते ही किया गया होता। प्योरफॉर के चरित्र में हान सोलो का एक संकेत है, लेकिन उसका उपयोग शायद ही किया गया है। फिल्म को स्पार्क के उस समय की अधिक आवश्यकता थी और व्यस्त प्रभाव शॉट्स को पकड़ने वाली भद्दी कहानी की थोड़ी कम आवश्यकता थी। कलाकार वही करते हैं जो वे कर सकते हैं। मैंने सोचा कि कित्सिच ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और जब फिल्म ने उन्हें इसका उपयोग करने दिया तो उनमें एक निश्चित मात्रा में केमिस्ट्री थी। वह निश्चित रूप से कोलिन्स से बेहतर है, जो साबित करता है कि दिखावे और एक निजी प्रशिक्षक पर्याप्त नहीं है। उसने स्क्रीन पर कमान नहीं की और उसके पास चिंगारी नहीं थी। वेस्ट, स्ट्रॉन्ग, प्योरफॉर और क्रैंस्टन जैसे प्रॉपर मुख्य कलाकार अपना काम काफ़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि वे सभी जानते हैं कि वे एक प्रभाव वाली फिल्म में हैं। इसलिए यदि आप मेरा मतलब समझते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वे वास्तव में अपने पात्रों की तलाश कर रहे हैं। मॉर्टन, चर्च और डेफो आवाज अभिनेताओं में से हैं। कुल मिलाकर जॉन कार्टर के लिए यह एक दिलचस्प सबक हो सकता है कि इतनी अधिक लागत वाली फिल्म कैसे न बनाएं और उसका विपणन कैसे न करें, लेकिन यह एक भयानक फिल्म नहीं है, केवल एक औसत फिल्म है और इस तरह शायद यह उस व्यवहार के लायक नहीं है जो अब इसे मिला है। प्रभावों से भरी अगली बड़ी मूर्खतापूर्ण ब्लॉकबस्टर से अधिक और कुछ नहीं। हालांकि यह भी विशेष रूप से अच्छा नहीं है और शोर के अलावा बहुत कम है। कहानी तब उलझती है जब छोटा सीजीआई आदमी अंतरिक्ष यान, हरे अवतारों और मैकेनिटी से घिरा हुआ स्क्रीन के चारों ओर उछलता है और अपनी पंक्तियां चिल्लाता है, लेकिन अंततः इसे देखना मजेदार नहीं है। मुझे परवाह है कि यह अपना पैसा 100 गुना अधिक कमा सकता था। सच तो यह है कि इसे वास्तव में देखने की तुलना में कहीं अधिक मजेदार होने की जरूरत थी। जॉन कार्टर एक अद्भुत विज्ञान-फाई रोमांचकारी सवारी है। अमेरिकी गृहयुद्ध काल से लेकर लाल ग्रह मंगल तक हो रहा है। मैंने वह कहानी नहीं पढ़ी है जिस पर फिल्म आधारित है, इसलिए मेरे पास कोई दृष्टिकोण नहीं है कि मैं इसकी कल्पना कैसे करूं, न ही फिल्म के प्रति मेरी कोई पूर्व निर्धारित आशाएं या अपेक्षाएं हैं। तो मुझे नहीं पता कि फिल्म कहानी पर खरी उतरती है या नहीं। अब कहानी जॉन कार्टर के बारे में है, जो एक गृहयुद्ध अनुभवी है और उसकी नज़र सोने की एक गुफा और उसके संरक्षक पर पड़ती है। अभिभावक के साथ संघर्ष करने पर कार्टर का हाथ एक अजीब पदक पर पड़ता है और वह खुद को दूसरी जगह पाता है। यहाँ वह ऐसी छलांग लगा सकता है जैसी पहले कभी किसी ने नहीं लगाई हो, दूर तक और ऊंची, और वह खुद को एक और युद्ध के बीच में पाता है, लेकिन एक दूर के ग्रह पर। जॉन कार्टर को इस युद्ध में पक्ष लेने से पहले समझौता करना होगा कि वह किसके साथ है और उसका अतीत और उसकी भावनाएं उस पर भारी पड़ रही हैं। जॉन कार्टर में बहुत सारा एक्शन है और एक्शन दृश्यों को वास्तव में बहुत अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि एक्शन आपके सामने है, जिससे आप स्वयं एक्शन में आ जाते हैं। और यह काम कर गया, क्योंकि फिल्म आप पर कब्जा कर लेती है और अंतिम क्रेडिट शुरू होने से पहले जाने नहीं देती। फिल्म में प्रभाव और सीजीआई शीर्ष पायदान के थे। बहुत सारे आकर्षक, अच्छे दिखने वाले प्रभाव और विचार, और मंगल ग्रह पर जीव वास्तव में जीवन जैसे और विश्वसनीय थे। और मुझे बस ये तथ्य पसंद आया कि उन्होंने मार्टियंस को छोटे हरे प्राणी नहीं बनाया, वास्तव में इसके विपरीत लंबे हरे प्राणी।
वैसे भी इन सभी प्राणियों की चाल, रूप, बनावट, विवरण वास्तव में बहुत अच्छे थे और सीजीआई प्राणियों को स्क्रीन पर वास्तविक जीवन के प्राणियों के रूप में उभरने में मदद मिली। इस फिल्म के लिए उनके पास कलाकारों का एक प्रभावशाली समूह था, जिसमें वास्तविक अभिनेता और आवाज अभिनेता दोनों शामिल थे। जॉन कार्टर की मुख्य भूमिका टेलर किट्चर्च ने निभाई, जिन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कलाकारों की सूची में विलेम डेफो, थॉमस हैडेन चर्च और मार्क स्ट्रॉन्ग भी उल्लेखनीय थे। मैंने विभिन्न रीति रिवाजों, वेशभूषा, सजावट, रंगों, जीवन शैली आदि के साथ विभिन्न संस्कृतियों को जीवंत बनाने में लगाए गए समय और प्रयास का आनंद लिया। इसने वास्तव में मंगल ग्रह पर जीवन में विविधता लाने में मदद की। एक बेहतरीन कहानी और एक बेहतरीन एक्शन साइंस फाई फिल्म होने के बावजूद मेरे लिए मंगल ग्रह पर होने वाली इस फिल्म पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। तो क्या मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन थी और इंसान, और वे अंग्रेजी बोल रहे थे? नहीं, फिल्म के उस हिस्से पर विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। जॉन कार्टर एक ऐसी फिल्म है जो एक शाम के लिए आपका भरपूर मनोरंजन करेगी, और यह वास्तव में डिज्नी फिल्म के लिए एक विशाल निर्माण था। ये देखकर अच्छा लगा कि वे सामान्य पारिवारिक फिल्म निर्माण से आगे बढ़ रहे हैं। जॉन कार्टर ढेर सारा एक्शन, रोमांच, सीजीआई प्रभाव और यहाँ तक कि एक प्रेम कहानी भी पेश करता है, इसलिए इसमें लगभग वह सब कुछ है जो आपको एक फिल्म में चाहिए होता है। जहाँ तक फिल्म के अंत की बात है तो वह कुछ हद तक अच्छा स्पर्श था। मुझे ये पसंद आया और मैंने सोचा भी नहीं था कि यह इस तरह होगा। कुछ हफ्ते पहले जब मैंने एक्ट ऑफ वेलोर देखने से पहले इस तस्वीर का ट्रेलर देखा था तो मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ था। वास्तव में मुझे तो पता भी नहीं था एक सदी पहले की इस एडगर राइस बरोज रचना को अपनाने वाली एक फिल्म पर काम चल रहा था। हो सकता है कि मैंने फिल्म को नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन IMDb पर कई पोस्टरों की शानदार समीक्षाओं से प्रभावित हुआ हूँ। अभी अभी तस्वीर देखकर वापस आया हूँ और यहीं पर आप शायद मुझे तस्वीर की चमक से चकित लोगों के समूह में शामिल होते हुए देखने की उम्मीद करेंगे। क्षमा करें, इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। अब मैं इसे एक भयानक फिल्म, समय की बर्बादी, मेरे जीवन के 2 घंटे बर्बाद करने जैसा नहीं कहूँगा, जैसा कि बहुत से नफरत करने वाले करते हैं जब उन्हें कोई तस्वीर पसंद नहीं आती है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं लगी, और नकारात्मक बातें मेरे लिए बड़े पैमाने पर हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि फिल्म बड़े युद्ध दृश्यों और शीर्ष एक्शन दृश्यों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो जाहिर तौर पर एक ऐसी फिल्म को सार्वजनिक करने के लिए अपील करती है जो मुझसे काफ़ी छोटी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तस्वीरें दृश्य विभाग में पहले की सभी तस्वीरों से आगे निकलने की कोशिश करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि प्रभावी कहानी कहने के लिए यह मानक होना चाहिए। बरोज ने स्वयं साबित किया कि उनकी पुस्तकों की लंबी उम्र से, जिनमें से बारसूम श्रृंखला की पहली किताब को ए प्रिंसेस ऑफ मार्स कहा जाता था, इस कहानी का आधार थी। इसके अतिरिक्त कहानी के ऐसे पहलू थे जिनका अनुसरण करना कठिन था, खासकर जब आकार बदलने वाला चरित्र शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का ये पहलू अनुसरण करने में कठिन भाग इस बोर्ड पर बहुत से फिल्म देखने वालों को परेशान नहीं करता है जो तस्वीर की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि कहानी में क्या चल रहा है। बार बार देखने से मेरी कुछ उलझनें दूर हो सकती हैं, लेकिन तस्वीर का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए यह एक आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालांकि जहां यह उचित है उसे श्रेय देते हुए मुझे ये पसंद आया कि जिस तरह से चित्र ने थर्क्स को जीवंत बनाया, उत्कृष्ट चरित्र चित्रण और CGI का काम किया। अन्य सभी विशेष प्रभावों के साथ युद्धरत आकाश जहाज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया था। बात बस इतनी है कि विशेष प्रभाव मेरे लिए उतने आवश्यक नहीं हैं। संभवतः फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू वह था जिस तरह से एडगर राइस बरोज ने खुद को कहानी में एक चरित्र के रूप में कहानी की किताब में समाप्त किया था। दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह मैंने 1951 की फिल्म क्वो वादिस देखी, और कई अजीब घटनाओं में से एक जो मैंने हाल ही में अनुभव की है, वह फिल्म इंपीरियल रोम में वर्ष 68 ईस्वी में घटित होती है, जिसमें ग्लैडिएटर युद्ध से जुड़े कई दृश्य हैं। जनता के मनोरंजन के लिए एक मैदान में जंगली जानवरों के विरुद्ध। उस समय प्रतिद्वंद्वी असली थे शेर और जंगली बैल, और दर्शक खून के लिए चिल्ला रहे थे। जॉन कार्टर इस विचार को पुष्ट करता है कि जो कुछ भी पुराना है वह फिर से नया है, और कार्टर टेलर किट्चर्च और 16 के रूप में थार्क्स के साथ प्राचीन रोमनों की जगह उन बड़े सफ़ेद बिना आंखों वाले वानरों की लड़ाई उन प्रशंसकों के लिए एक अद्यतन अपील है जो हर बार कुछ नया और अलग होने की उम्मीद करते हैं। युवा प्रशंसकों के लिए मैं देख सकता हूं कि यह कितना रोमांचक सामान होगा, और जब मैं कहता हूं कि यह सब पहले कहा और किया जा चुका है तो मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं है। कम से कम बरोज के उपन्यासों के मामले में उनके बारे में 100 साल पहले कहा और किया गया था। इसका विपणन इस तरह किया गया जैसे कि यह नए स्टार वार्स के लिए जा रहा हो, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस बन गई। फ्लॉप, निर्माण में $2,50,000 00 तक की लागत और आधे से भी कम मुनाफा कमाना। इसलिए मुझे निर्देशक एंड्रू स्टैंटन फाइंडिंग नेमो वैली से ये देखना था कि क्या प्रतिष्ठा फिल्म के साथ मेल खाती है।
मूल रूप से एडगर, नेड राइस बरोज, डेरिल सबारा पूर्व अमेरिकी गृहयुद्ध संघीय सेना के कप्तान जॉन कार्टर टेलर किटसेच का भतीजा है, जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके निर्देशों के साथ उनके शरीर को एक कब्र में रखा गया है जो केवल हो सकता है अंदर से खोला गया। और नेड को कार्टर की पत्रिका दी गई है जिसमें उसकी स्पष्ट मृत्यु से पहले के अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया गया है। नेड को उम्मीद है कि यह उसके बारे में और अधिक बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक में हम एरिजोना क्षेत्र देखते हैं जहां जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कर्नल पॉवेल ब्रायन क्रैनस्टन ने उसे तब तक छोड़ दिया जब तक वह अपाचे के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है। लेकिन वह कर्नल के साथ भाग जाता है और वे एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां जॉन को रखा गया था। सोने के लिए खुदाई कर रहा था और गुफा में एक थन को मारने से अनजाने में एक रेगिस्तान में ले जाया गया। कार्टर को अंततः पता चलता है कि वह बारसूम ग्रह पर है, जिसे पृथ्वी मंगल ग्रह के रूप में जानती है, और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण और उसकी हड्डियों के घनत्व में अंतर के कारण उसे ऊंची छलांग लगाने की क्षमता और बड़ी ताकत का पता चलता है। लाल ग्रह पर हजारों वर्षों से हीलियम और जोडंगा शहरों के बीच युद्ध चल रहा है और कार्टर ठीक बीच में पकड़ा गया है। उसे ग्रीन मार्टियन थार्क्स के नेता जेदाक सम्राट टास टाकस विलेम डेफोक ने पकड़ लिया है। सब थान डोमिनिक वेस्ट जोडंगा के जेदाक हीलियम की राजकुमारी देजा थोरिस लिनकोलिन्स से शादी करके युद्ध समाप्त करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह कार्टर की मदद से भाग जाती है जो उसे बचाता है और टाकस की बेटी सोला के साथ मिलकर सामंथा मॉर्टन मानव के लिए घर जाने का रास्ता खोजने के लिए एक पवित्र नदी की खोज शुरू करती है। उन्हें पता चलता है कि प्राप्त पदक कार्टर को 9वीं किरण के साथ पहले की तरह एक ट्रांसपोर्टर के रूप में सक्रिय किया जा सकता है जो अनंत ऊर्जा का उपयोग करने का एक साधन है। लेकिन थन नेता मताई शांत, मार्क स्ट्रॉन्ग और उनके मंत्री वारहून के ग्रीन मेन वे हमला करते हैं उन्हें, जबकि सोला भाग जाता है। कार्टर और देजाह को अपने साथ वापस ले जाया जाता है। देजाह को सब थान से शादी करने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कार्टर को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए पदक और शक्ति देता है। लेकिन वह रुक जाता है और शांग उसे बताता है, जो उसे पकड़ लेता है, कैसे उसकी जाति थन अन्य ग्रहों पर सभ्यता में हेरफेर करती है। कार्टर भाग जाता है और सोला के साथ उन्हें थार्क्स की मदद मिलती है, लेकिन टाकस को तालहाजिस थॉमस हेडेन चर्च ने उखाड़ फेंका है और वह टाकस, कार्टर और सोला को 2 खतरनाक वानर जैसे प्राणियों के साथ एक ग्लैडिएटोरियल लड़ाई में मजबूर करता है। हाजिस को मारने के बाद कार्टर थार्क्स का नेता बन जाता है और सब थान के मारे जाने पर जोडांगन सेना हार जाती है और देजा से शादी करने के बाद राजकुमारी कार्टर हीलियम का राजकुमार बन जाता है और उसने अपना पदक फेंककर हमेशा के लिए मंगल ग्रह पर रहने का फैसला किया है। उसे वापस पृथ्वी पर ले जा सकता है। शांग इस अवसर का उपयोग कार्टर को पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए करता है और पदक के बिना वह वापस नहीं आ सकता है। और पत्रिका के अंतिम कुछ पन्नों में एडगर पृथ्वी पर पदक खोजने की अपनी खोज के बारे में विस्तार से पढ़ रहा है, क्योंकि थन हजारों वर्षों से पृथ्वी पर थे पहले, और वर्षों की खोज के बाद उसे समाप्त करने से पहले ही मार दिया गया था। नेड उस कब्र पर लौटता है जहां कार्टर को दफनाया गया था और शांग एक बटले के वेश में उसे मारने जा रहा था, लेकिन कार्टर उसे मारने के लिए मृतकों में से उठता है। उसने कोमा का तरल पदार्थ पी लिया था, लेकिन शांग के पास एक था, इसलिए वह उसे ले लेता है और फुसफुसाता है बारसूम मंगल पर लौटने का कोड। तारदोस मोज के रूप में सियारन हिंस, कांटोस्कान के रूप में जेम्स प्योरफॉय, सरकोजा के रूप में पोली वॉकर, थॉम्पसन के रूप में रूपर्ट फ्रेजर, डाल्टन के रूप में निकोलस वुडसन, यंग थार्क वॉरियर के रूप में डेविड श्विमर, थार्क बुकी के रूप में जॉन फेवरयू और जोडांगन जनरल के रूप में आर्ट मलिक ने अभिनय किया। किटसेच मूर्खतापूर्ण लंबे बालों के साथ मुख्य किरदार के रूप में बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। कोलिन्स एक साहसी और आकर्षक राजकुमारी के रूप में बेहतर काम करता है। स्ट्रॉन्ग थोड़ा मूकाभिनय खलनायक है। वेस्ट स्क्रीन पर अपने समय के साथ ठीक है और अन्य सितारे चाहे स्क्रीन पर हो या आवाज देना भी ठीक है। मैं वास्तव में आलोचकों द्वारा इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देने से सहमत नहीं हो सकता। कहानी सबसे मौलिक और दिलचस्प अनुभव नहीं थी और कुल मिलाकर यह उबाऊ थी। एकमात्र अच्छी बात जो मैं वास्तव में कह सकता हूं वह है विशेष प्रभाव और कंप्यूटर जनित पात्र और एक्शन अच्छा है। इसके अलावा यह एक बहुत ही नीरस विज्ञान कल्पनाकार रवाई है। मेरी राय में पर्याप्त। ये समझना बहुत आसान है कि जॉन कार्टर बॉक्स ऑफिस पर कैसे फ्लॉप हुए। यह एक फूली हुई और अक्सर भ्रमित करने वाली फिल्म है जो दर्शकों से अविश्वास के बहुत अधिक निलंबन की मांग करती है, खासकर जहां जॉन कार्टर की मंगल ग्रह पर अद्भुत लेकिन असंगत शारीरिक क्षमताएं हैं चिंतित हैं। जैसा कि कहा गया है, मुझे आश्चर्यजनक रूप से अभी भी बहुत मजा आ रहा है। फिल्म उत्कृष्ट प्रभाव, आश्चर्यजनक दृश्य, प्रभावशाली प्राणी डिजाइन और बहुत सारे लुभावने लुब्धी विज्ञान फाई एक्शन सेट पीस प्रदान करती है जो उनकी स्पष्ट मूर्खता के बावजूद मनोरंजक साबित होते हैं। टेलर किटसेच ने खुद को शीर्षक भूमिका में अच्छी तरह से बरी कर दिया, जिससे वह एक तेजतर्रार, पसंद करने योग्य नायक बन गए और महिलाओं को फिल्म देखने का एक अच्छा कारण मिला। इस बीच पुरुष दर्शक मंगल ग्रह की राजकुमारी डेजा थोरिस के रूप में खूबसूरत लिन कोलिन्स को देखकर लोटपोट हो जाते हैं। और हाँ, एलियन के सभी नाम भी उतने ही मूर्खतापूर्ण हैं।
दूसरी ओर बच्चे सुपरफास्ट एलियन हाउंड वूला को पसंद करेंगे, जो कि युवा दर्शकों को इस तथ्य से विचलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्यारा जीव है कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। मुझे इस तरह की फिल्म में जाना पसंद है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि ट्रेलर में क्या है इसके बारे में भी नहीं। मेरी स्थानीय लाइब्रेरी से ब्लू रे इसे ऑडियो और वीडियो दोनों में शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है, डिस्क पर कुछ वाकई दिलचस्प अतिरिक्त सुविधाओं के साथ। फिल्म 1881 में शुरू होती है और थोड़ी पहेली है क्योंकि हम न्यूयॉर्क शहर में टेलर किटचर्च को जॉन कार्टर के रूप में देखते हैं। फिर जल्द ही हम उसकी मृत्यु के बारे में सुनते हैं क्योंकि वह अपने पसंदीदा भतीजे डैरिल सबारा को एडगर राइस बरोज के रूप में बुलाता है। संक्षेप में, नेड कहे जाने पर उसे कार्टर की इच्छाओं के बारे में पता चलता है, जिसमें उसके शरीर को एक तहखाने में रखना भी शामिल है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। और कार्टर की सारी बड़ी संपत्ति अंततः नेड के पास चली गई। थोड़ी देर के लिए समय, ये फिल्म एडगर राइस बरोज की प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित है, लेकिन 1875 में जन्मे वह 1881 में केवल 6 साल के रहे होंगे। फिर भी उन्हें एक किरदार के रूप में देखना एक अच्छा स्पर्श है। ये फिल्म शुरुआती दृश्य की व्याख्या फिल्म के अंत में ही आती है, जिसे मैं अंत में अपनी स्पॉइलर टिप्पणी में संक्षेप में बताऊंगा। लेकिन फिल्म का मुख्य भाग 1868 की याद दिलाता है जब कार्टर को कैवेलरी में होना था, लेकिन वह इस बारे में बहुत विद्रोही था। कुछ हरकतें और पलायन उसे सोने की ओर ले जाते हैं और बारसूम ग्रह पर एक जादुई परिवहन की ओर भी ले जाते हैं जिसे हम मंगल के नाम से जानते हैं। बरोज के दिमाग में बारसूम एक मृत ग्रह नहीं था, बल्कि यह हवा और कुछ मानव जैसे रहने वालों के साथ बहुत जीवित था, लेकिन साथ ही कुछ बहुत लंबे हरे प्राणी भी थे जिनकी 4 भुजाएं थीं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई नासिका नहीं थी। बारसूम के बारे में एक जिज्ञासा यह है कि कार्टर जैसे पृथ्वीवासी के पास उस ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के साथ लगभग सुपरमैन जैसी शक्तियां होती हैं, जो दूर या ऊंची छलांग लगाने और बड़े पत्थरों को उठाने में सक्षम होता है। ये तब बहुत काम आता है जब उसे बुरे लोगों से लड़ने और बारसूम की राजकुमारी को बचाने में मदद की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा से ही विज्ञान-फाई कहानियों का शौकीन रहा हूं और मुझे यहाँ बताई गई कहानियाँ वास्तव में पसंद हैं। फिल्म के अंतिम तीसरे भाग में एक प्रजाति की आबादी बढ़ने, कई समूहों में एक साथ आने और फिर एक दूसरे से लड़ने के बारे में बातचीत होती है। ये वही है जो बजूम पर हो रहा था और यह वही है जो आज पृथ्वी पर हो रहा है, उनकी किताबें लिखने के 100 साल बाद। डेजा थोरिस के रूप में प्रेमिका सुंदर लिन कोलिंस हैं। वह राजकुमारी है जिसका विवाह शांति लाने की आशा से किसी से होने वाला है, लेकिन वह और जॉन कार्टर एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हैं। कई अनुभवी अभिनेता बारसूम के लंबे हरे लोगों की भूमिका निभाते हैं, जिनमें सामंथा मॉर्टन, विलेम डेफो और थॉमस हैडन चर्च शामिल हैं। मैं वास्तव में यह समझने का दिखावा नहीं करता कि प्रत्येक पात्र को क्या होना चाहिए था, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण है मताई शांत के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग, एक प्रकार का व्यक्ति जो अमर है और खुद को किसी भी व्यक्ति की तरह दिखा सकता है जिसे वह चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास शक्ति है और वह इसे दूसरों को देने में सक्षम है। बहुत ही भयावह चरित्र। मार्क स्ट्रॉन्ग ने उत्सुकतावश हाल की ग्रीन लैंटर्न फिल्म में साइंस स्ट्रोक की भूमिका निभाई। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी कहानी प्रस्तुत की गई है। बिगाड़ने वाले। जब जॉन कार्टर को अंततः पता चला कि जेसूम पृथ्वी पर वापस जाने के लिए पदक का उपयोग कैसे किया जाए तो उसने फैसला किया कि वह नहीं जाना चाहता, बल्कि देजा के साथ रहना चाहता है। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे वापस भेज दिया गया। लेकिन उसने ये भी सोचा कि पृथ्वी पर आकार बदलने वाले लोगों में से एक उसे देख रहा था। उन्होंने बारसूम वापस जाने के लिए एक और पदक खोजने की कोशिश में कई साल बिताए, लेकिन उनकी अंतिम योजना काम कर गई। उसे मरा हुआ दिखाने के लिए ब्लोफिश के अर्क का उपयोग करते हुए वह जानता था कि नेड एक चतुर व्यक्ति है और यह पता लगा लेगा कि तहखाने को कैसे खोला जाए। जब उसने ऐसा किया तो बारसूम का पर्यवेक्षक भी वहां मौजूद था, लेकिन कार्टर पहले ही जाग गया था और तहखाने से बाहर निकल गया था। वह बारसूम लिंक को गोली मारता है और बारसूम और देजा वापस जाने के लिए अपना यात्रा पदक लेता है। और अब युवा एडगर के पास अपनी बाकी सभी कहानियों के लिए प्रेरणा थी। ठीक है, हफ्तों तक अन्य फिल्में देखने के बाद मुझे आखिरकार आज दिन के केवल 2 प्रदर्शनों में से पहले में जॉन कार्टर देखने को मिला। बहुत सारी प्रदर्शनी के बावजूद मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया, जिससे चीज़ें लगभग उबाऊ होने की आशंका थी क्योंकि इसमें बहुत सारे रोमांचक एक्शन दृश्य और एक अद्भुत स्कोर माइकल गियाचिनो द्वारा था जिसने मुझे जॉन विलियम्स के सर्वश्रेष्ठ की याद दिला दी। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार जब सब कुछ समझा दिया जाता है तो व्यक्ति को बस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। ओह, और एक पात्र का नाम इन कहानियों के निर्माता एडगर राइस बरोज के समान होना एक अच्छा स्पर्श था। तो उस नोट पर मैं जॉन कार्टर मंगल के की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। PS, यदि आप मेरी समीक्षाओं से परिचित हैं तो मैं हमेशा यह नोट करना चाहूँगा कि जब कोई मेरे जन्मस्थान शिकागो, इलिनॉइस से आता है, जैसा कि उपरोक्त बरोज के मामले में हुआ था, जॉन कार्टर टेलर किटचर्च एक गृहयुद्ध अनुभवी है जो युद्ध के बाद अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है।
एक सिनेमाई गड़बड़ी तब खुलनी शुरू होती है जब कार्टर अपाचे से भागते हुए उठता है और इसके बाद आपको पता चलता है कि वह मंगल ग्रह पर है और एक बहुदलीय युद्ध में शामिल है। एक अजीब तरह का एक और गंभीर अराजक गृह युद्ध। फिर भी युद्ध से तबाह ग्रह की रक्षा के लिए जॉन को जीवित रहना होगा। गृह युद्ध, औद्योगिक युग का न्यूयॉर्क शहर, जंगली सीमाएं और मंगल ग्रह जिसमें ढेर सारे पात्र और अजीब स्थितियां हैं और यह पता लगाना है कि वास्तव में अच्छे लोग और बुरे लोग कौन हैं। क्या ये फ्लैश गॉर्डन, डैनियल बून या सुपरमैन है? बस अपनी सोच में ढिलाई बरतें और प्रभावों के पोर्ट्रेट का आनंद लेने के लिए आराम से बैठें। वे आंखें खोलने वाले हैं। कलाकारों में सामंथा मॉर्टन, लिन कोलिंस, विल्हेम डेफो, डोमिनिक वेस्ट, ब्रायन क्रैंस्टन, थॉमस हेडन चर्च, मार्क स्ट्रॉन्ग, पोली वॉकर, क्लारान हिंस, जेम्स प्योरफॉय और डेरिल सबारा। ये फिल्म पैसे बर्बाद करने का एक बुरा कारण लगती थी। जैसे डिज्नी के पास कुछ ब्रिंक्स ट्रक पैसे से भरे हुए थे और उस पर खर्च करने के लिए कोई योग्य परियोजना नहीं थी, इसलिए उन्होंने जॉन कार्टर को चुना। जॉन कार्टर आपके विशिष्ट नायक हैं और राजकुमारी देजा आपकी विशिष्ट राजकुमारी थीं। शाही जीन अद्भुत हैं। चाहे राजा को कितना भी भद्दा ट्रोल क्यों न किया जाए, वह हमेशा एक खूबसूरत बेटी ही पैदा करता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई सीधी सादी या बदसूरत राजकुमारी देखी है, भले ही वह बुरी ही क्यों न हो। कार्टर एक विदेशी था जिसमें कूदने और लड़ने की क्षमता थी। वह खूनी विश्व युद्ध के ठीक बीच में कूद गया। जब वह राजकुमारी देजा की मदद के लिए आया, तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक विदेशी ग्रह पर भी जहाँ जॉन कार्टर लगभग हर चीज से अपरिचित था, फिर भी वह मूल निवासियों को संभालने में सक्षम था। हरे 4 सशस्त्र एलियंस, लड़ाई, शूटिंग, वीरता, प्रेम। अमेरिकी पुरुष जैसी कोई अप्रतिरोध्य शक्ति नहीं है। आकाशगंगाएं सावधान रहें। मेगा बजट एनिमेशन निर्देशक से लाइव एक्शन निर्देशक बने। बॉक्स ऑफिस पर धमाका, गलत प्रचार अभियान, हास्यास्पद शीर्षक और अन्य बहुत लोकप्रिय फिल्मों की क्लोनिंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किसी को आश्चर्य होता है कि ये सीजीआई संतृप्त फिल्में दर्शकों के लिए कब तक पेश की जाती रहेंगी, इससे पहले कि वे वॉलपेपर या एलिवेटर संगीत के रूप में जनता के लिए दिलचस्प बन जाएं। शायद यह अपरिहार्य का संकेत है। इस प्रकार की फिल्में फास्ट फूड की तरह होती हैं। वे अनिवार्य रूप से हर जगह हैं और मौलिक इच्छा को अस्थायी रूप से संतुष्ट करने के अलावा मानव उपभोग के योग्य किसी भी पदार्थ से रहित हैं। वास्तव में किसी भी प्रकार के समृद्ध, उत्तेजक जीविका से संतुष्ट नहीं होना जो हमें एक स्वस्थ प्रकार के रिश्तेदारी में विकसित होने में सक्षम बनाता है। सैकड़ों और हजारों तेजी से आगे बढ़ने वाले पिक्सेल प्रतिभागियों को वास्तविकता की जानकारी या इरादे की भागीदारी के बिना अपनता और हत्या की लड़ाई में भागते हुए देखना बस स्तब्ध कर देने वाला है और यह वीडियो गेम के वाइस की तरह खेलता है। तो यहाँ हमारे पास एक और है जो आपकी सहनशीलता के आधार पर मनोरंजक हो भी सकता है और नहीं भी। यह एक अवास्तविक जटिल अवधारणा के भोग के साथ दृष्टिगत रूप से जीवंत है। एक बहुस्तरीय गड़बड़ी, शानदार खराबी की एक फिल्म, एक अद्भुत कल्पनाशील लेखक से उधार ली गई एक विज्ञान कल्पना काल्पनिक कहानी। 1917 में लिखा गया था जब कल्पना करने के लिए अभी भी चीजें थीं जो मौलिक और जैविक थीं। 2012 जॉन कार्टर साइंस फिक्शन एक्शन एंड्रू स्टैंटन द्वारा सहलिखित और निर्देशित, अलग अलग समय के साथ फ्लिप फ्लॉप होने के कारण इस $250 मिलियन फ्लॉप का अनुसरण करना थोड़ा कठिन है। पृथ्वी और मंगल के बीच आगे और पीछे की अवधि। मंगल ग्रह पर लड़ाई 2 अलग अलग लड़ाकू समूहों के बीच सुनिश्चित होती है। ये जल्द ही एक बेहतर गंजे जैसे विदेशी इंसान द्वारा बाधित हो जाती है, जैसा कि पुराने स्टार ट्रैक एपिसोड में पाया जा सकता है। यह एलियन अस्तित्व तब दोनों समूहों का सफाया कर देता है और केवल एक ही व्यक्ति बचता है और वह बुरा आदमी होता है जो उसे लोगों को खत्म करने की बेहतर क्षमता प्रदान करता है, जो किसी प्रकार के कलाकारों के आकार का होता है, जो प्रदान करता है कि यह व्यक्ति उसके लिए अपनी बुरी बोली लगाएगा। जॉन कार्टर चरित्र के निर्माता और टार्जन, एक युवा एडगर राइस बरोज को जॉन कार्टर की पूरी संपत्ति विरासत में मिली है और निर्देशों के साथ उनकी अंतिम वसीयत को पढ़ते हुए पृथ्वी समय क्षेत्र पर जाएं। इस वसीयत में खुद कार्टर के बारे में एक कहानी है जिसमें गृह युद्ध के दौरान सोने की तलाश करने और अपनी यान की रेजिमेंट को छोड़ने के बारे में उनके एक साहसिक कार्य का विवरण दिया गया है। और भागते समय वह गंजे सिर वाले एक विदेशी प्राणी के साथ ठोकर खाते हुए सोने से भरी एक गुफा में पहुंच जाता है जो संघर्ष के अलावा मंगल और पृथ्वी के बीच परिवहन करने की क्षमता रखता है। कार्टर एलियंस का पदक छीन लेता है और अगली बात जो आप जानते हैं वह मंगल ग्रह में ले जाया जाता है और सबसे पहले द फैंटम मेनेस से प्रेरित लुकास द्वारा बनाए गए सीजीआई जार जार बिंक्स सीजीआई पात्रों के समान कुछ एलियंस का सामना करता है। रहस्य और विश्वसनीयता की कमी है और जब तक दर्शक परवाह करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जिसे सीजीआई नहीं बचाएगा। ऑस्कर विजेता फाइंडिंग नेमो के निर्देशक एंड्रू स्टैंटन ने एडगर राइस बरोज के पुराने काउबॉय और एलियंस को महाकाव्य जॉन कार्टर में बनाने के लिए संघर्ष किया। लाल ग्रह पर अत्याचार और विद्रोह के बारे में एक सहज जीवन से भी बड़ी गाथा। याद रखें, एसाइलम एंटरटेनमेंट ने बरोज के उपन्यास ए प्रिंसेस ऑफ मार्स के अपने ही घटिया रूपांतरण के साथ डिज्नी स्टूडियो को हरा दिया, जिसने लगभग हर शैली के घिसे पिटे संस्करण को दोहराया।
मूलतः डिज्नी और स्टैंटन ने द आउटलॉ जोसी वेल्स और स्टार वार्स के संश्लेषण जैसा कुछ प्रस्तुत किया है। यह उन विज्ञान फाइक्शनर्स में से एक है जिसका ब्रह्मांड मानवरूपी जानवरों और पौराणिक क्लैश ऑफ द टाइटन्स मध्यस्थों से भरा हुआ है। बरोज ने अपने रंगीन लुब्धी पलायनवाद को लगभग एक सदी पहले 1912 में लिखा था, इससे पहले कि ऐसी कहानियां आम हो जातीं। चूंकि हॉलीवुड में कल्पना की दुनिया को सेल्यूलाइड पर विश्वसनीय बनाने के लिए कंप्यूटर जनित तकनीक का अभाव था, इसलिए फिल्म निर्माताओं ने बरोज के कम चुनौतीपूर्ण टार्जन उपन्यासों में खुद को व्यस्त रखा। जब तक टिनसेल शहर ने अन्य दुनिया में इसी तरह की घटनाओं के बारे में फिल्में बनाने की तकनीक विकसित की, तब तक स्टूडियो अपने ही लक्ष्य पर चले गए थे। दूसरे शब्दों में, जॉन कार्टर के उपन्यास अस्पष्टता में डूब गए, जबकि बाद में स्टार वार्स, ड्यून और अवतार जैसे महाकाव्य सामने आए और समान विषयों को अपनाया। जब बरोज ने इसे लिखा था तो जो अभूतपूर्व था वह अब घिसा पिटा लग रहा है, भले ही बरोज ने वह फॉर्मूला तैयार किया था जिसकी दूसरों ने नकल की थी। सिनेमाई जॉन कार्टर पहले के आखिरी होने की कहावत को नया अर्थ देता है। अफसोस की बात है कि अपने कल्पनाशील विशेष प्रभावों के बावजूद ये धागा एक और कुकी कटर विज्ञान फैंटेसी मेलोड्रामा की मात्रा है जो डेजावू की भावना से ग्रस्त है। निराश संघीय घुड़सवार सेना अधिकारी जॉन कार्टर द कॉवेनेंट के टेलकिट्सिच एरिजोना में सोने की तलाश कर रहे हैं, जब अमेरिकी 7वीं कैवलरी शत्रुतापूर्ण अपाचे का मुकाबला करने के लिए उन्हें भर्ती करने की कोशिश करती है। कार्टर ने न केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि यह उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि वह पहले ही गृह युद्ध में अपनी पत्नी और बेटी की जान ले चुका है। कार्टर गार्ड हाउस से भाग जाता है, एक घोड़ा चुरा लेता है और जंगलों में भाग जाता है। हमारा हीरो ज्यादा दूर नहीं जाता और खुद को अपाचे और ट्रिगरखुश घुड़सवार सेना के बीच फंसा हुआ पाता है। गोलीबारी शुरू हो जाती है और कार्टर शिकारी रेडस्किन से बचने के लिए संघर्ष करता है। एक गुफा के अभयारण्य के लिए संघर्ष करते हुए, जिसमें अंधविश्वासी जंगली लोग प्रवेश करने से इनकार करते हैं, वह एक अलौकिक पदक के साथ एक ईथर एलियन को आश्चर्यचकित करता है। कार्टर इस अलौकिक वस्तु को नष्ट कर देता है, पेंडेंट को जब्त कर लेता है और फिर अचानक खुद को सुदूर मंगल ग्रह पर फैला हुआ पाता है। मंगल ग्रह अपने दुर्गम इलाके और निवासियों के साथ ऊबड़ खाबड़ अमेरिकी दक्षिण पश्चिम जैसा दिखता है। उसका सामना लंबे, हल्के हरे रंग के योद्धाओं से होता है। ये साथी हथियारों की एक अतिरिक्त जोड़ी, उत्परिवर्ती निंजा कछुए जैसे सिर और 3 उंगलियों वाले बड़े पैरों का दावा करते हैं। जबड़े से बाहर निकले हुए छोटे छोटे दांतों वाले ये 4 भुजाओं वाले जीव बर्बर अफ्रीकी आदिवासियों की तरह व्यवहार करते हैं और अपने बोझ उठाने वाले जानवरों के रूप में काम करने के लिए उन्होंने जानवरों को पालतू बना रखा है। जब कार्टर उनके बड़बोले दिग्गजों के साथ उलझ नहीं रहा है, तो वह टैटू से ढके हुए आकर्षक मानवीय मूल निवासियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है जो असाधारण यांत्रिक हवाई जहाज उड़ाते हैं जो लियोनार्डो दा विंची के डिजाइनों से मिलते जुलते हैं। बर्बर बाहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि ह्यूमनॉइड हीलियम और जोर्डनगा के महानगरीय शहरों में रहते हैं। मूल रूप से जॉन कार्टर के आने पर इन प्रतिद्वंद्वियों के बीच 1000 वर्षों से गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। जोर्डनगा का विश्वासघाती सबथान डोमिनिक वेस्ट ज़ैडिक हीलियम के नागरिकों का वध करना चाहता है। थंस का एक रहस्यमय समाज, जिसका नेतृत्व खलनायक मताई शांग मार्क स्ट्रॉन्ग करता है, जो देवी इसिस की सेवा करता है, हस्तक्षेप करता है और जोडानगन को नोवेरे नामक एक शक्तिशाली हथियार से लैस करता है। हीलियम के पास इस विनाशकारी नीली लेजर तकनीक का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि थंस ने जोडांगन्स को हीलियम को नष्ट करने देने से इनकार कर दिया। वे एक मजबूत समाज बनाने के लिए सबथान को हीलियम की राजकुमारी देजाथोरिस लिनकोलिन्स से शादी करने की सलाह देते हैं। उद्दंड राजकुमारी भाग जाती है और सबथान उसका पीछा करता है। वह उसके जहाज को नष्ट कर देता है, लेकिन वह जॉन कार्टर की बाहों में गिर जाती है। मंगल ग्रह पर हमारा नामांकित नायक वैसा नहीं है जैसा वह वर्जीनिया में था। वह लंबी दूरी तक छलांग लगा सकता है और एक मुक्का मारकर उसके विरोधियों को ऐसे गिरा सकता है मानो वे तिनके हों। अनुमानतः कार्टर को राजकुमारी से प्यार हो जाता है और वह भी इसका बदला लेती है। स्टैंटन, समुराई जैक के दृश्यकार मार्क एंड्रूज और स्पाइडरमैन 2 के लेखक माइकल चैबन अपने अनुकूलन के साथ मध्यम से मध्यम कार्य करते हैं। खुशी की बात यह है कि बकवास को प्रेरित करने वाली यह फ्रेंचाइजी बहुत अधिक डिज्नी जैसी नहीं है, लेकिन उन्होंने बरोज की किताब के साथ काफ़ी छूट ली है। जिस किसी ने पर्याप्त विज्ञान फाई कल्पनाएं देखी हैं, वह उन तत्वों को देखेगा जिन्होंने बरोज के बाद आए लोगों को अपनी फिल्मों में उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। मूलतः जॉन कार्टर एक अजीब भूमि में अजनबी का गठन करता है। सर्वोत्कृष्ट साहसी की तरह हमारा नायक एक लंबी यात्रा पर निकलता है और 2 विरोधी गुटों के बीच एक प्रकार के गृहयुद्ध में फंस जाता है। मंगल ग्रह पर नायकों को खलनायकों से अलग करने के लिए आपको क्लिफ नोट्स गाइड की आवश्यकता नहीं है। संयोगवश मंगल वास्तव में मंगल नहीं है। इसके बजाय मूल निवासी इसे बारसूम कहते हैं। विदेशी दुनिया के बारे में किसी भी फिल्म की समस्याओं में से एक पर्यावरण के साथ साथ मूल निवासी भी हैं। हो सकता है कि सब कुछ पृथ्वी पर घटित हो रहा हो, भले ही इससे कितना फर्क पड़ता हो।
चूंकि हमारा नायक मंगल ग्रह पर एक विदेशी है, इसलिए उसे बहुत पीड़ा के साथ पता चलता है कि उसकी मानवीय शक्तियां उसे अपने वातावरण में ऐसे काम करने में सक्षम बनाती हैं जिन्हें वह घर पर पूरा नहीं कर सका। कार्रवाई अक्सर जटिलताओं में फंस जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि कथानक का कुछ हिस्सा स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा लीड में करिश्मा की कमी है। टेलर किटचर्च पर्याप्त साहस प्रदान करता है, लेकिन वह लकड़ी के जॉनी डेप की तरह काम करता है, जबकि लिम कोलिन्स ऐसा दिखता है जैसे उसने विज्ञान प्रयोगशाला की तुलना में जिम में अधिक समय बिताया है। डोमिनिक वेस्ट विनाश पर आमादा दुश्मन के अपने अहंकारी चित्रण के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन आप वास्तव में कभी भी किसी भी जुनून के साथ उससे नफरत नहीं करते हैं। वह थंस का मोहरा अधिक है। रहस्यमय थंस अवसरवादियों का एक चिड़चिड़ा समूह है जिसमें अन्य पात्रों में आकार बदलने की बुरी आदत है। कुल मिलाकर सुरम्य सेटिंग्स के बावजूद जॉन कार्टर एक पूर्वानुमानित धागे के रूप में उभरता है जो कुछ खुलासे करता है। ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म कुछ सभ्य मनोरंजन होगी, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं पूरी फिल्म से निराश था। इस फिल्म के साथ मेरी मुख्य समस्या ये थी कि सब कुछ बहुत महाकाव्य तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन फिल्म अभी भी उससे बहुत दूर थी। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कहानी कभी भी अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होती है और इस फिल्म की सभी घटनाएं और पात्र बहुत यादृच्छिक लगते हैं। इस फिल्म में वास्तव में कभी भी उत्साह या रोमांच की भावना नहीं है, जबकि यह स्पष्ट रूप से एक रोमांचक और साहसिक अवधारणा पेश कर रही थी। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहानी वास्तव में कभी भी जमीन पर नहीं उतरती है और किसी भी पात्र को ठीक से संभाला और विकसित नहीं किया जाता है। यह विशेष रूप से खलनायकों और फिल्म के उनके सहायकों पर लागू होता है। वे कभी भी इसकी कहानी पर पर्याप्त बड़ा प्रभाव नहीं डालते हैं और वास्तव में अनावश्यक प्रतीत होते हैं, भले ही वे निश्चित रूप से नहीं थे। शायद ये भी सच है कि कहानी और फिल्म में कुछ वास्तविक मौलिकता का अभाव था। निश्चित रूप से ये 100 साल पुरानी कहानी पर आधारित है, इसलिए शायद आप वास्तव में स्रोत सामग्री को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने पिछले कई वर्षों में इसी तरह की कहानियां पहले ही कई बार देखी हैं। ये फिल्म बहुत कम नया पेश करती है और केवल देखने में ही काफ़ी दिलचस्प फिल्म बनी हुई है। मैं हमेशा से इसके विशेष प्रभावों का बहुत शौकीन या प्रभावित नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फिल्म का लुक और डिज़ाइन पसंद आया। सभी एलियंस के चरित्र डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, जैसे कि इसके सभी हथियार और वाहन थे। ये स्पष्ट है कि इस फिल्म में बहुत समय और प्रयास लगाया गया, लेकिन फिर भी इसका पूरा फायदा नहीं मिला। इसकी वजह इसकी फॉर्मूलाबद्ध कहानी और इसकी कहानी कहने के लिए पर्याप्त साहसिक दृष्टिकोण नहीं होना था। कौन जानता है, शायद भविष्य में जॉन कार्टर की फिल्में और भी बेहतर होंगी, लेकिन इस समय मुझे उनमें से किसी को देखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। 2012 में रिलीज हुई जॉन कार्टर 19वीं सदी के उसी नाम के पात्र टेलर किटचर्च के साहसिक कारनामों का वर्णन करती है, जब वह रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित होता है, जहां उसका सामना 4 भुजाओं वाले 12 फीट लंबे हरे प्राणियों की एक जनजाति से होता है जिन्हें थार्क्स कहा जाता है, और एक खूबसूरत राजकुमारी देजा थोरिस लिम कोलिन्स। बाद में वह ग्रह के बाएं और दाएं गुटों के बीच युद्ध में फंस गया। डोमिनिक वेस्ट ने लाल गुट के नेता सबथान की भूमिका निभाई है, जो राजकुमारी से शादी करना चाहता है, जबकि मार्क स्ट्रॉन्ग ने प्रमुख थेन की भूमिका निभाई है, जो अमर आकार बदलने वालों की एक रहस्यमय जाति है जो अराजकता को दूर करने के लिए ग्रहों की दौड़ में हेरफेर करती है। यह एडगर राइस बरोज की किताब ए प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित एक सघन और मनोरंजक साहसिक फैंटेसी है, जो कभी कभी दृश्य, सेट, प्रॉप्स, पोशाक, कलाकार, स्थान आदि के मामले में शानदार होती है। उदाहरण के लिए किटचर्च और कोलिन्स क्रमशः मर्दानगी और सुंदरता के आश्चर्यजनक उदाहरण हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ गुणवत्तापूर्ण माइंड फूड है, जैसे मटाई शान की काटकों की गई टिप्पणी की जिस भी दुनिया में वे शामिल हैं, उसमें चरम सीमाओं, लाल बनाम नीला, दाएं बनाम बाएं का समान संघर्ष है और थन इसे प्रबंधित करते हैं। वे स्वदेशी आबादी के साथ छेड़छाड़ करके नियंत्रित अराजकता पैदा करने के लिए छाया में रहते हैं। वे किसी तरह इससे अपना पेट भरते हैं और युगों युगों से ऐसा कर रहे हैं, भोजन की राशनिंग की तरह, अंतिम विनाश को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना। उन लोगों के लिए जो कथित कथानक की खामियों के लिए फिल्म में खामियां चुनते हैं, इन्हें अधिकतर समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ये शिकायत की 9वीं किरण गोली को नहीं रोक सकती, लेकिन हम ये क्यों मानेंगे कि एक ऊर्जा क्षेत्र एक भौतिक प्रक्षेप्य को रोक सकता है? जाहिर तौर पर 9वीं किरण बल क्षेत्र केवल उसी प्रकार की ऊर्जा को अवरुद्ध करता है जिसमें ये शामिल है, यानी 9वीं किरण ऊर्जा। फिल्म में कोई असंगति नहीं है। किसी भी समय हम 9वीं किरण को एक सर्वशक्तिमान हथियार के रूप में चित्रित नहीं देखते हैं। ये शक्तिशाली और बहुमुखी है, जाहिर है, प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसके आधार पर, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि थंस या कोई अन्य व्यक्ति 9वीं किरण का उपयोग करके तलवार या गोली को रोक सकता है, तो वे ऐसा करेंगे, लेकिन इसे सर्वशक्तिशाली होने की अनुमति देना इसे बहुत शक्तिशाली बना देगा। फिल्म समझदारी से ऐसा नहीं करती क्योंकि सुपरमैन के पास क्रिप्टोनाइट है।
फिर यह शिकायत है कि जब थर्क्स से लड़ने और एक विशाल शिला को घुमाने की बात आती है तो कार्टर अत्यधिक मजबूत दिखाई देता है, लेकिन वह एक साधारण श्रृंखला को नहीं तोड़ सकता। मानो या ना मानो, ये वास्तव में कोई समस्या नहीं है और वैज्ञानिक रूप से व्यवहार्य है। कार्टर पृथ्वी पर जितना मजबूत है, मंगल ग्रह पर उतना अधिक मजबूत नहीं है। यदि वह पृथ्वी पर लोहे की मोटी जंजीर को नहीं तोड़ सकता, तो वह मंगल ग्रह पर भी ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि क्योंकि मंगल का गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए जब वजन से जुड़ी किसी भी गतिविधि की बात आती है तो वह अत्यधिक मजबूत दिखता है। हालांकि फिल्म में इसे हास्यास्पद रूप से बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, उसकी बेतुकी छलांग की तरह ये लुक दी फैंटेसी टोन में फिट बैठता है। तो यह वास्तव में तर्कसंगत है कि वह भारी चीजें उठा सकता है लेकिन लोहे की चेन नहीं तोड़ सकता। एक दूसरे के साथ कुछ नहीं ताल्लुक है। कम गुरुत्वाकर्षण का इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कार्टर लोहे की चेन तोड़ सकता है या नहीं। एक अंतिम अनुमानित कथानक यह है कि थन कैसे अमर हैं, लेकिन फिर एक या दो को गोली मार दी जाती है। यह आसान है। इस मामले में अमर होने का मतलब यह नहीं है कि वे घायल नहीं हो सकते या मर नहीं सकते, इसका सीधा सा मतलब है कि वे उम्र बढ़ने से नहीं मर सकते। जबकि थन अमर होने का दावा करते हैं, कार्टर फिल्म की शुरुआत में साबित करते हैं कि उन्हें घातक रूप से घायल किया जा सकता है। यही कारण है कि वह बाद में बताते हैं, अमर बुलेट प्रूफ नहीं है। मैंने आप में से एक को पृथ्वी पर वापस गोली मार दी। यदि थन खुद को मारना असंभव होने के अर्थ में शाश्वत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से उनके विषयों में अंधविश्वास पैदा करना और कायम रखना है। फिर यह आलोचना होती है कि फिल्म तब रुक जाती है जब हेड थन, मताई शांत स्ट्रॉन्ग कार्टर के साथ चलते फिरते बातचीत करते हैं। वाह, मैं इस शिकायत पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये क्रम फिल्म में सबसे दिलचस्प लगा और इसने फिल्म को किसी दूसरे ग्रह पर नासमझ कल्पना रोमांच से कुछ गहरे में बदल दिया। अनुक्रम एक साथ थन्स के रहस्य को उजागर करता है, जबकि इतना अस्पष्ट है कि दर्शक अपना सिर खुजलाने लगता है और अधिक ठोस उत्तरों की खोज करता है, जो मुझे यकीन है सीक्वल में उत्तर दिया गया होगा। फिल्म में इस बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मंगल एक मंच है और थन्स पर्दे के पीछे से खिलाड़ियों को अपने स्वार्थ के लिए हेरफेर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वे इस अर्थ में सर्वशक्तिमान या अमर नहीं हैं कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। उनका विरोध किया जा सकता है और उन्हें विफल किया जा सकता है, यहाँ तक कि हराया भी जा सकता है। उनका अस्तित्व लोगों को झूठ, मिथकों और अर्धसत्य पर विश्वास करने के लिए धोखा देने पर निर्भर है, या बस उन्हें अनभिज्ञ रखा जा रहा है। जब आप इसे पृथ्वी पर हमारे जीवन से जोड़ते हैं तो यह और भी गहरा हो जाता है। हमें थन्स द्वारा हेरफेर किया जा रहा है, चाहे वह राजनीतिक हो, वाणिज्यिक हो, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि सबूतों के बावजूद कई लोग इससे इनकार करते हैं। ये फिल्म 132 मिनट की है और इसकी शूटिंग एरिजोना, यूटा और न्यू मैक्सिको में की गई है और स्टूडियो का काम इंग्लैंड में किया गया है। स्पॉइलर, अमेरिकी नागरिक युद्ध के अनुभवी जॉन कार्टर को गलती से मंगल ग्रह पर ले जाया जाता है, जहां वह खुद को मंगल ग्रह के ग्रह युद्ध के बीच में पाता है। सौभाग्य से मंगल ग्रह पर उसने बड़ी ताकत और लंबी दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। इससे भी अधिक सौभाग्य की बात यह है कि वहां एक हॉट राजकुमारी है जो उसे पसंद करती है। मैंने बरोअस बारसूम श्रृंखला में से कोई भी कभी नहीं पढ़ा है। अपने लगभग 50 वर्षों के उत्साही विज्ञान कथा पढ़ने के दौरान मैंने उन्हें कभी किसी किताब की दुकान की अलमारियों पर नहीं देखा, अन्यथा मैंने निश्चित रूप से उनका परीक्षण किया होता। लेकिन मैं उनके बारे में इतना जानता हूं कि वे विज्ञान कथा के अधिकांश क्षेत्रों का पूर्ण स्रोत हैं जो मुझे पसंद हैं। और इसीलिए इस फिल्म पर की गई प्राथमिक आलोचना की यह मौलिक नहीं है, अनुचित है। बाकी सब कुछ इन किताबों से निकला है, लेकिन उन्हें स्क्रीन पर उतारने की तकनीक अब तक मौजूद नहीं है। उनके उत्तराधिकारियों ने इसे पूरी तरह से मात दे दी है। फिल्म की खूबियों के आधार पर देखें तो ये शानदार है, एक्शन से भरपूर है, प्रभाव बेहतरीन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दिल है। किरदारों को मजबूती से खींचा गया है और अच्छे से निभाया गया है। कार्टर के रूप में टेलर किर्श ठीक हैं, लेकिन डेजा थोरिस के रूप में लिन कोलिंस बहुत अच्छी हैं। न केवल वह देखने में शानदार हैं, बल्कि वह एक राजकुमारी के रूप में पूरी तरह प्रभावित करती हैं। व्यवहार में राजसी, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, इधर उधर धकेले जाने के लिए तैयार नहीं है और हर जगह साहसी नायिकाओं की अग्रदूत। डोमिनिक वेस्ट एक अच्छा अग्रिम खलनायक है और मार्क स्ट्रॉन्ग ने अपने रोस्टर में एक और चुपचाप द्वेषपूर्ण चित्रण जोड़ा है। थर्ग्स लंबे चार्ज सशस्त्र चैपीज पर मोह कैप और गायन का काम प्रथम श्रेणी का है। कहानी अच्छी तरह से प्रवाहित होती है और हमेशा दिलचस्प, जटिल होती है जिसका पालन करना बहुत मुश्किल नहीं होता है और अच्छी तरह से बताया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी खामी, शायद एकमात्र महत्वपूर्ण खामी, शीर्षक है। जॉन कार्टर हमें फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और सीटों पर कमियां मिलने की संभावना नहीं है, जो शर्म की बात है क्योंकि मैं इसका सीक्वल देखना बहुत पसंद करूंगा। 1973 में जब टार्जन को नए रंगीन संग्रह के रूप में प्रदर्शित किया गया तो मेरी दादी ने मेरे लिए कॉमिक्स बुक खरीदी। जब उन्होंने मुझे न्यूज़ स्टैंड में देखा और नए टार्जन के माध्यम से लीफ,
नंबर 1 थी, कहानी को पढ़ने के बाद लैंड ऑफ द जायंट्स नाम दिया गया। पूरी तरह से मैंने देखा कि मंगल ग्रह पर जॉन कार्टर नामक एक छोटी सी कहानी अंतिम चरण में थी। इसने मेरा ध्यान भविष्य के डिज़ाइन, अजीब पात्रों और केवल चमड़े की पट्टियों पहने लगभग नग्न एक सुंदर राजकुमारी के कारण आकर्षित किया, जो तब से बहुत सेक्सी है। तब से प्रत्येक एडगर राइस बॉर्ग्स द्वारा निर्मित फाइनल में टार्जन के पास जॉन कार्टर हैं। अब ये बड़ी चीख पुकार में चला गया। मुझे कबूल करना पड़ा कि मैं कुछ हद तक स्थिर रहा। इसके बाद मेरी डीवीडी ली और बाद में एक ब्लू रे कॉपी के साथ इस तस्वीर को 2 बार देखा। एडगर के साथ एक बोनस के साथ कार्टर के बारे में बात करने वाले शब्द, अद्भुत अनुकूलन, अफसोस बहुत देर हो चुकी है। इसे योजना के अनुसार 70 या 80 पर जल्द ही रिलीज किया जाना चाहिए। वैसे भी देर से ही सही, पहले से बेहतर नहीं। बायोडेटा, पहली घड़ी 2013 कितने 2 स्रोत डीवीडी ब्लू रे रेटिंग 7.5 ग्रह युद्ध के पशु चिकित्सक जॉन कार्टर को मंगल ग्रह पर ले जाया जाता है, जहां वह एक हरे भरे बेहद विविध ग्रह की खोज करते हैं जिसके मुख्य निवासी 12 फुट लंबे हैं। हरे बर्बर खुद को इन प्राणियों का कैदी पाते हुए वह भाग जाता है, लेकिन उसका सामना हीलियम की राजकुमारी से होता है, जिसे एक उद्धारकर्ता की सख्त जरूरत है। साइंस फिक्शन फिल्में एक अजीब जानवर हैं। जब आपके पास गंभीर फिल्में होती हैं तो कभी कभी उन्हें सराहना मिलने में कुछ साल लग जाते हैं और उन्हें उत्कृष्ट कृति माना जाता है, ब्लेड रनर की तरह। फिर आपके पास स्पेक्ट्रम का दूसरा पक्ष है, जहां विज्ञान कथा फिल्में इतनी कैंप होती हैं और इसलिए शीर्ष पर होती हैं। वे वास्तव में शानदार फिल्में हैं, बिल्कुल फ्लैश गॉर्डन की तरह। फिर आपके पास कुछ ऐसे विचित्र लोग हैं जो केवल अपनी विरासत कुख्याति के लिए प्रसिद्ध हैं, द मैट्रिक्स और कई मायनों में बैटलफील्ड अर्थ की तरह। लेकिन जेसी इनमें से किसी भी श्रेणी में आने में विफल रहता है, क्योंकि यह बहुत नीरस है और एक ऐसी फिल्म जिसकी लागत इतनी अधिक है, जो इतनी भयानक दिखती है और एक भयानक स्क्रिप्ट का एक नरक पेश करती है। आपको कुछ खोजने में कठिनाई होगी, अन्यथा ये बहुत ही निराशाजनक है, खासकर जब से हमारे पास ऐसे विविध कलाकार हैं। तो यह मूल रूप से एक दुखी भगोड़े के बारे में एक फिल्म है जो वास्तव में ऊंची छलांग लगा सकता है और खुद को सभी प्रकार की शरारतों में शामिल कर सकता है। यह इंटरगैलेक्टिक द लास्ट समुराई है। शुरुआत में हर कोई उसके खिलाफ है और अंत तक आते आते हर कोई उससे प्यार करता है। कित्सिच ने साबित कर दिया है कि वह इस दशक का जोश लुकास है। उसकी हर ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर असफल होती है। प्रमाण के लिए बैटलशिप देखें। इसकी आलोचना के योग्य जेसी संभवतः सबसे धीमी गति से चलने वाली आनंदहीन ब्लॉकबस्टर में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। कम से कम द फैंटम मेनेस में एक पॉड रेस थी। यह एक भव्य महाकाव्य साहसिक कहानी है जिसमें ऐतिहासिक, काउबॉय, विज्ञान कथा और ग्लैडिएटर तत्व सभी एक में समाहित हैं। मंगल ग्रह के लिए महाकाव्य लड़ाइयों और व्यापक रेगिस्तान दृश्यों के साथ उत्पादन असाधारण है। चूंकि डिज्नी ने इसे बनाया है, इसलिए यह बिना किसी डर के साहसिक कार्य है। परिवार इसे देख सकता है। सीजीआई वहाँ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छे बिंदु हैं। कहानी एक उचित कहानी है जिसकी हाल की फिल्मों में कमी है। इसमें से कुछ पूरी तरह समझ में आता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अच्छे तरीके से पुराने ढंग का है, एक साहसिक कहानी और एक उचित अंत स्टार वार्स H.G. वेल्स टाइम मशीन तरीके से। हालांकि शहीद कुछ हद तक अवतार जैसे दिखते थे, लेकिन वे कम परेशान करने वाले थे। हास्य के कुछ क्षण हैं, हालांकि और भी हो सकते थे। इधर उधर कूदना काफी मजेदार है। अभिनेताओं का चयन अच्छे ढंग से किया गया है। मुझे इस भूमिका के लिए लिन कोलिंस पसंद हैं। हालांकि वह सबसे खूबसूरत अभिनेत्री नहीं है, फिर भी वह प्रभावशाली राजकुमारी और एक्शन हीरोइन का सही मिश्रण है। उनका लुक थोड़ा जातीय रूप से अस्पष्ट है, जो विज्ञान कथा शैली के लिए उपयुक्त है। टेलर कित्सिच अच्छे हैं। वह बहुत अधिक निर्मित नहीं है, इसलिए वह उस कहानी के लिए यथार्थवादी बना हुआ है जो एक सुपरहीरो की कहानी नहीं है। उन्होंने उसे कुछ ज्यादा ही मैला कुचैला और हिस्सों में थका हुआ दिखने वाला बना दिया। नकारात्मक बिंदु, विभिन्न मंगल ग्रह के गुटों के बीच लड़ाई थोड़ी भारी और थकाऊ है। वास्तव में इसकी परवाह मत करो कि कौन किससे लड़ रहा है। इसमें लगभग 20 मिनट का समय बर्बाद हो सकता था। कुछ दृश्य दोहराए गए हैं, लेकिन कम से कम आपको अपने पैसे का मूल्य मिल गया। कुल मिलाकर इसे बड़ी स्क्रीन पर देखें, ये देखने लायक है। जॉन कार्टर 2012 निर्देशक, एंड्रू स्टैंटन कलाकार, टेलर कित्सिच, लिन कोलिंस, सामंथा मॉर्टन, विलेम डैफो, मार्क स्ट्रॉन्ग। हालांकि बैटलफील्ड अर्थ जितना बड़ा मजाक नहीं है, ये निश्चित रूप से मूर्खता की उन्हीं सीमा रेखाओं के भीतर डेरा डालता है। इसकी शुरुआत पुराने पश्चिम में जॉन कार्टर द्वारा कैलवरी द्वारा पीछा किए जाने से होती है। वह अपने सोने पर दावा करने के लिए एक गुफा में प्रवेश करता है, लेकिन कुछ अजनबी लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है जिसे वह मार देता है। हालांकि उसके पास जो पदक था वह उसे मंगल ग्रह पर ले जाता है। अब ये फिल्म काउबॉय और एलियंस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। वह 4 सशस्त्र हरे लोगों की एक सेना के लिए एक कैदी बन जाता है जो हीलियम नामक चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो भी मामला हो, निर्देशक एंड्रू स्टैंटन ने फाइंडिंग निमो और वॉली जैसे एनिमेशन के साथ स्को किया होगा, लेकिन इस यंत्र में केयर बियर्स के एक एपिसोड का सारा रहस्य शामिल है।
पटकथा कई रचनात्मक दृश्यों को हमारे सामने पेश करती है, लेकिन पटकथा गड़बड़ है। टेलर किटचर्च कार्टर के रूप में एक सीधा चेहरा रखने की कोशिश करते हैं, और सच कहें तो वह चरित्र की नई आत्मखोजों और चुनौतियों का आनंद लेते दिखते हैं। हीलियम की राजकुमारी के रूप में लिन कोलिंस शायद फिल्म का सबसे बड़ा मजाक है। बेशक उसमें लड़ने की क्षमता है, और इस तरह वह कार्टर के बराबर दिखने की दयनीय कोशिश में अपनी गुर्राहट से हमें आशीर्वाद देती है। जाहिर तौर पर कार्टर को उसे शादी करने से रोकना होगा, लेकिन किसे परवाह है। विलियम डेफो ने एक उत्परिवर्ती योद्धा के रूप में और सामंथा मॉर्टन ने उनकी बेटी के रूप में कुछ पल चुराए हैं। मार्क स्ट्रॉन्ग कुछ कबीले के नेता के रूप में भी दिखाई देते हैं। वे दृश्यों और पूर्ण बकवास पर आधारित स्क्रिप्ट के भीतर अधिक मानवता का परिचय देते हैं। स्कोर 3:1/2। 10 फिल्म की शुरुआत जबरदस्त युद्ध के दृश्य से होती है। हालांकि नौकायन जहाज आकाश में है और सब कुछ विज्ञान कथा तकनीक जैसा दिखता है। जो लोग एक महान विज्ञान कल्पना फिल्म के लिए पुनः बस गए थे, हमें जल्द ही 1881 में न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया। वहां हम भीड़ में एक आदमी को दूसरे आदमी से बचने की कोशिश करते हुए देखते हैं। एक टेलीग्राम भेजा गया और एक रहस्यमय संदेश किसी और को नहीं बल्कि एडगर राइस बरोज को मिलता है। मैं आपको फिल्म का एक एक करके विवरण नहीं दूंगा, क्योंकि इसीलिए आप इसे देखने जा रहे हैं और देखेंगे कि यह कैसे सामने आती है। मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने बारसूम श्रृंखला की 11 किताबें पढ़ी हैं, उन्हें एक फिल्म में बदलना लगभग असंभव है, और वे इस कहानी को पहले भी प्रिंसेस ऑफ मार्स 2009 में ट्रेसी लॉर्ड्स जैसी आकर्षक अभिनेत्रियों के साथ आजमा चुके हैं। कम से कम उन्हें उस फिल्म में एक चीज़ सही लगी, गोरे बालों वाली राजकुमारी। सौभाग्य से उन्होंने इस फिल्म में अधिक पैसा और समय लगाया और सीजीआई को अभिनेताओं के भावों के साथ मिलाया। ये ध्यान में रखते हुए कि यह एक फिल्म है, एक सुसंगत देखने के लिए कई समय सीमाओं और गतिविधियों को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैं फिर से फिल्म के निर्माण, स्थान या अद्वितीय सेट के विवरण में नहीं जा रहा हूँ। यदि आपको कई डीवीडी संस्करणों में से एक मिलता है तो उनमें निश्चित रूप से मानक डीवीडी अतिरिक्त होंगे। यदि आप सभी अतिरिक्त चीज़ें नहीं देखते हैं तो वॉइस ओवर कमेंट्री का उपयोग करना सुनिश्चित करें। यहाँ तक कि अगर इस फिल्म की शुरुआत में यह आपको अजीब तरह से प्रभावित करती है, तो भी वहीं रुकिए, क्योंकि जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगी आप और अधिक उत्सुक हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि फिल्म खुद किताबों से अलग और पिछले प्रयासों से अलग एक महान स्टैंडअलोन परिचय है। उम्मीद है कि क्या होगा फिल्मों की एक श्रृंखला। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह 1917 की एक लुक दी फिक्शन किताब ए प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित है, फिल्म अद्भुत थी। विशेष प्रभाव बहुत अच्छे हैं और पूरी फिल्म में उपयोग किए गए हैं, सिर्फ ट्रेलर के दृश्यों के लिए नहीं। अभिनय अच्छा है और कहानी को विज्ञान प्रमाण बनाने या 21वीं सदी के साथ तालमेल बिठाने का कोई आधा अधूरा प्रयास नहीं है। एडगर राइस बरोज ने यह पुस्तक तब लिखी थी जब लोग अभी भी मानते थे कि मंगल ग्रह जीवन का समर्थन करने वाला एक और ग्रह हो सकता है, केवल लाल। इसे और अधिक प्रशंसनीय बनाने का प्रयास करने के बजाय लेखकों ने केवल कार्रवाई की शैली को नया स्वरूप देने और कहानी को बरकरार रखने का निर्णय लिया। अकेले और इस तथ्य के लिए कि उन्होंने फिल्म को बेकार, सुधार से नहीं भरा, मैं जॉन कार्टर को शीर्ष अंक देता हूँ। निस्संदेह सब कुछ इतना बढ़िया नहीं है। कोई फिल्म देखे और अवतार के बारे में न सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। मूल रूप से ये वही कहानी है, केवल नीले के बजाय हरे और लाल लोगों के साथ। वही अधीर पिता अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को तैयार है जो भी आकर उसे मांगेगा। आसपास कुछ दुष्ट विदेशी लोग भी हैं जो तार खींचते हैं, जो दुष्ट जादूगर वजीरों और प्यारी राजकुमारियों के साथ पुरानी अरब कहानियों की याद दिलाते हैं। बात यह है कि भले ही फिल्म में बहुत सारा गूदा हो, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा मूल सामग्री से आया है। ध्यान रखें कि बारसूम श्रृंखला में 11 पुस्तकें शामिल थीं, जिनमें से 3 एक और त्रयी सीधे तौर पर जॉन कार्टर से संबंधित थीं। सामग्री समृद्ध है, क्या वे गुणवत्ता को उच्च बनाए रखना जारी रख सकते हैं? मुझे ऐसी ही आशा है। इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अद्भुत है, अन्य इससे नफरत करते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, दूसरों का कहना है कि यह एक बड़ी सफलता थी। निस्संदेह उस सारी डींगे हाँकने से इस फिल्म को मुफ्त में प्रमोशन ही मिला। यहाँ भी ये शहर में चर्चा का विषय था, इस पर विश्वास करने के लिए आपको इसे देखना होगा। खैर, मैं कुछ बिंदुओं पर सहमत हूँ। प्रभावों की दृष्टि से यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, और यदि आप थोड़े खुले विचारों वाले हैं तो कहानी की दृष्टि से यह काम भी करता है। इसकी शुरुआत भी काउबॉय और भारतीयों से होती है जो अचानक काउबॉय में बदल जाती है, और आपने अनुमान लगाया, एलियंस। एक बार जब जॉन कार्टर टेलर किटचर्च बाहरी अंतरिक्ष से किसी से मिल रहे होते हैं तो यह फिल्म एक शुद्ध विज्ञान कल्पना में बदल जाती है। ये सब खूबसूरती से किया और निर्देशित किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे मन में एक लेकिन है। प्रोमो और ट्रेलर देखते समय जिस एक चीज़ ने मुझे परेशान किया वह था वितरक, डिज्नी। मेरे लिए डिज्नी अधिकांश समय थोड़ा नीरस रहता है। कोई नग्नता नहीं, कोई खून खराबा नहीं, और नायक वही करते हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं, जीवित रहना और प्यार में पड़ना।
और उसे बस वही हिस्सा बनने दे जो डिज्नी रिलीज में फिर से दिखाया जाए। जब तक हमारी तलवारों से पहली लड़ाई नहीं हो जाती तब तक ये सब बढ़िया है। इस समय तक हम खूनी गंदगी 300, 2006 या यहाँ तक कि कुछ खूनी हिस्से इमॉर्टल्स 2011 देखने के आदी हो चुके हैं। जॉन कार्टर में कोई खून देखने को नहीं मिला, भले ही वे एक अखाड़े में कत्लेआम कर रहे हों। स्वाभाविक रूप से एक कठिन प्रकार का आदमी होने के नाते जॉन तब कमजोर हो जाता है जब वह डेजा थोरिस लिन कोलिंस को देखता है और ग्रह को बचाने के लिए सहमत हो जाता है। यदि आप क्रूरता या खूनी शॉट्स चाहते हैं जैसा कि आजकल साइंस फिक्शन फिल्मों में किया जाता है तो इससे दूर रहें, लेकिन अगर आपको इंडियाना जोन्स या पहले स्टार वार्स जैसे नायक पसंद हैं तो यह निश्चित रूप से आपके लिए है। आप डिज्नी के प्रभाव को देख सकते हैं। भले ही अफवाहें कहती हैं कि ट्रेलरों, पोस्टरों और अज्ञात कलाकारों के कारण डिज्नी ने इससे दूरी बना ली, जबकि कोलिंस ने ट्रू ब्लड 2008 और एक्स-मेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन में भूमिका निभाई थी 2009 जैसा कि टेलर ने किया। सच कहूं तो यह मंगल ग्रह पर बस एक प्रेम कहानी है जिसमें एक नायक को एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है। और आखिरी 10 मिनट का क्या हुआ? फिर भी विशेष प्रभावों के लिए अवश्य देखना चाहिए। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि यह एक संकेत है कि इस दुनिया में कुछ नया आ सकता है। टार्स टार्कस विलेम डेफो डिज्नी का जॉन कार्टर पृथ्वी से लेकर मंगल ग्रह और फिर लाल ग्रह के विभिन्न स्थानों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विज्ञान कथा है जो आपको खोया हुआ महसूस कराता है और अच्छी पुरानी पृथ्वी के लिए तरसता है। 20वीं सदी के आरंभिक एडगर राइस बरोअस बारसूम उपन्यासों व टार्ज़न प्रसिद्धि के हैं पर आधारित जॉन कार्टर स्टार वार्स की किस्तों, काउबॉय और एलियंस और डांस विद वोल्व्स के दृश्यों का मिश्रण है जो गृहयुद्ध के पशु चिकित्सक केविन शीर्षक के लिए पर्याप्त है। कॉस्टनर को जादू द्वारा मंगल ग्रह पर प्रत्यारोपित किया गया। विडंबना यह है कि यह बरोअस ही थे जिन्होंने आधुनिक सिनेमा में बहुस्तरीय अति शानदार विज्ञानफाई आंदोलन शुरू किया होगा। हालांकि फिल्म की वंशावली उच्च स्तरीय है। टॉय स्टोरी 3 के निर्देशक और वॉली के लेखक एंड्रू स्टैंटन और स्पाइडरमैन 2 के उपन्यासकार माइकल चैबन। अब बात बस इतनी है कि फिल्म रेट्रो और नाटकीय रूप से पेचीदा लग रही है। बहुत बुरा है कि वे इसे अधिक सुपाच्य नहीं बना सके। मंगल ग्रह की राजकुमारी को बदलते बुरे लोगों से बचाने के बाद टेलेकिच के काटर को घर जाना होगा। जार जार कुरूप योद्धाओं की तरह बिंक्स और एक साजिश को सुझाने के लिए स्पॉक की जरूरत है। 4 सशस्त्र थार्क्स मुझे स्टार वार्स के विदेशी पात्रों की याद दिलाते हैं, हालांकि अब वे 12 फुट मोशन कैप्चर CG डरावने हैं। साथ ही मुझे अवतार में ना वी की भी याद दिलाते हैं जो कहीं अधिक शांतिपूर्ण स्थान है। प्रमुख खलनायक मताई शांत के रूप में उम्दा अभिनेता मार्क स्ट्रॉन्ग और राजकुमारी के संकटग्रस्त पिता टाडोस मोज के रूप में सियारन हिंड्स इस गड़बड़ी को वह गंभीरता प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम ये तय करते हैं कि वास्तव में कौन बुरा है और कौन अच्छा है। जॉन कार्टर को अंत में एक त्वरित कथानक द्वारा बचा लिया जाता है जिससे कथानक का पता लगाने के लिए बहुत कम समय बचता है। किसी ने नहीं कहा कि अंतरिक्ष यात्रा आसान और सरल होगी। जॉन कार्टर लगभग 100 वर्ष के हैं। लेखक एडगर राइस बरोअस की रचना वह टार्ज़न से भी पहले की है जो बरोअस की एक और रचना है और मंगल ग्रह पर स्थापित है, या बरोअस में बारसूम जिसमें फैंटेसी, तलवार और जादू टोना के साथ एक प्रारंभिक ग्रहीय रोमांस दिखाया जाएगा। कम से कम किताबों की श्रृंखला में यही तो है जिसने प्रिंट और फिल्म दोनों में अनगिनत अन्य लेखकों और अन्य विज्ञानफाई फैंटेसी कहानियों को प्रेरित करने में मदद की। तो संक्षेप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मूल स्रोत सामग्री में आश्चर्यचकित कर दे, जिसमें बरोअस का काल्पनिक स्वर डेरिल सबारा द्वारा अभिनीत भी दिखाया गया है और एंड्रू स्टैंटन का अनुकूलन कथानक से लेकर एक्शन अनुक्रम तक काफी कमजोर है, जिससे परिचित होने की लहर होगी जब आप अपने ऊपर थोपी गई अजीब सभ्यताओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो अपनी चेतना को झकझोरें। मुख्य रूप से ए प्रिंसेस ऑफ मार्स पुस्तक पर आधारित एंड्रू स्टैंटन, मार्क एंड्रूज और यहाँ तक कि माइकल चैबोन द्वारा अनुकूलित कथा अमेरिकी गृह युद्ध के एक कॉन्फेडरेट दिग्गज हमारे शीर्षक नायक जॉन कार्टर टेलर से जुड़े साहसिक कार्य की भावना को प्रज्वलित करने में विफल रही। किट्सच जब वह वर्जीनिया में सोने की खोज के अपने दूसरे करियर से बाहर था तो उसने पाया कि वह बेवजह मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। डांस विद वॉल्व्स से लेकर अवतार तक, जिसमें आप पानी के बाहर की लौकिक मछली बनना चाहते हैं, सब कुछ डालें और आपको पता चल जाएगा कि पहले घंटे में क्या होता है। 6 अंगों वाले, जिन्हें थार्क्स के नाम से जाना जाता है, हरी चमड़ी वाले मंगल ग्रह के निवासियों द्वारा उठाया गया। जॉन को थार्क्स के लिए लड़ने के लिए गुलाम बना लिया गया क्योंकि मार के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी अलौकिक क्षमताओं को वैज्ञानिक रूप से आशीर्वाद दिया गया था और जल्द ही वह उनके लोकनायकों में से एक बन गया जिसका नाम रखा गया डोटार सोजत। लेकिन ये हीलियम और जोर्डनगा के लाल चमड़ी वाले ह्यूमनॉइड मार्टियंस के बीच गृहयुद्ध में फंसने और कम कपड़े पहने राजकुमारी डेजा थोरिस लिन कोलिंस के प्यार में पड़ने से पहले नहीं है, जिसे उसके पिता ने अपने दुश्मनों से शादी करने के लिए मजबूर किया था। युद्धविराम देखने के लिए, उनकी उड़ान मशीनों और अंतर्ग्रहीय पीछा के साथ, आपको आश्चर्य होगा कि जॉर्ज लुकास को ए न्यू होप के उद्घाटन के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली होगी या इसके विपरीत कि इन पात्रों का परिचय कैसे हुआ।
और जब कोई किसी और के युद्ध में उलझ जाता है तो एक राजकुमारी के लिए और भी अधिक उत्साह बढ़ जाता है, जिसके पास किसी के घर लौटने की कुंजी होती है। आप इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कम समय में मुसीबतें दस्तक देगा। एंड्रू स्टैंटन, जिनकी पिछली फिल्में पिक्सर एनिमेटेड फीचर फाइंडिंग नेमो और वॉल ई थीं, साथ ही सहयोगी ब्रैड बर्ड के मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के साथ सफल लाइव एक्शन वेंचर से प्रेरित हो सकते हैं, और उन्होंने इस लाइव एक्शन प्रयास के साथ अपनी फ्रेंचाइजी क्षमता शुरू की है। हालांकि ये बिल्कुल नया अलग बॉल गेम है जिसमें स्टैंटन ने खुद को शामिल किया है, और पाएंगे कि पेसिंग एक फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में भारी शिथिलता को देखते हुए, जो पहले से ही सेट किया गया था, उसमें लगातार गति बनाए रखने में असमर्थ है। जॉन कार्टर हर जगह पहुंच जाते हैं और कई बार ये तय नहीं कर पाते कि इसे सीधा खेला जाए या हास्यपूर्ण। ये तय नहीं कर सका कि नाटक पर ध्यान केंद्रित किया जाए या वह विशेष प्रभाव वाली असाधारण फिल्म बन जाए, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी प्रभाव वाली फिल्म बनी जिसमें आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ भी नहीं था और सबसे अच्छा व्युत्पन्न था। सबसे बुरी बात यह है कि जॉन कार्टर के पास दिशा नहीं थी। उद्देश्य बिखरे हुए थे। एक मिनट में वह घर जाने की इच्छा पर अड़ा हुआ था, जबकि अगले मिनट उसे रुकने और निवासियों की आजीविका में हस्तक्षेप करने के लिए कम शब्दों में मना लिया गया। यहाँ कहानी एडजस्टमेंट ब्यूरो के बारे में है, जो उनके पूर्ववर्ती वॉचमैन प्रकार के हो सकते हैं, जिसका नेतृत्व मताई शांत कर रहे हैं, जिसका किरदार मार्क स्ट्रॉन्ग ने निभाया है। निश्चित रूप से उनके अनुबंध में कहा गया होगा कि उन्हें मुख्य खलनायक के रूप में सभी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी क्षमता में होना चाहिए। उनका इतना अधिक उपयोग किया गया है कि वह पहले से ही रूढ़िवादी रूप से उबाऊ हो रहा है। वह सर्वशक्तिमान ड्यूक्स एक्स माचिना है जो ये सुनिश्चित करता है कि भाग्य उसी तरह से खेला जाए जैसा उसे होना चाहिए। और पृथ्वी की पिछली कहानी के साथ थोड़ा रोमांटिक अंतर्संबंध जोड़ने की कोशिश करने से कहानी भावनात्मक रूप से अधिक आकर्षक नहीं बन पाए। एक्शन सीक्वेंस भी इससे कम दिलचस्प नहीं हो सकते थे। निश्चित रूप से जॉन कार्टर बेल की आवश्यकता के बिना अंतरिक्ष युग टार्जन क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और मंगल ग्रह के जंगल का राजा बनने के लिए सभी मूल निवासियों को आकर्षित करने का करिश्मा रखता है। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर खड़ा कर देगा। शायद यह एक शताब्दी पुरानी कहानी है जिसे कई अन्य लोगों ने पहले ही तोड़ दिया है कि फिल्म निर्माता उस गड्ढे के जाल में फंस गए और बड़े पर्दे पर मौलिकता जगाने में असफल रहे। अंतरिक्ष युद्धों से लेकर प्रिंस ऑफ पर्शिया प्रकार की लड़ाइयों तक इस फिल्म को अधिक रचनात्मकता से लाभ मिल सकता था, विशेष रूप से विलियम डेफो, सामंथा मॉर्टन, थॉमस हेडेन चर्च, सियारन हिंड्स, डोमिनिक वेस्ट, ब्रायन क्रैंस्टन जैसे कलाकारों की टोली के साथ। सूची चलती रहती है। इसके बजाय जिस चीज़ ने फिल्म को बचाया वह लेखक और निर्माता एडगर राइस बरोज थे, जिन्होंने कहानी कहने के लिए साहित्यिक उपकरण का उपयोग किया था। जॉन कार्टर द्वारा उनके पास पारित पांडुलिपि को अपने पास रखने वाले उपन्यास बरोज का यह उपकरण फिल्म की एकमात्र बचत थी जिसने इसे एक रोमांचक समापन दिया, जिसे शुक्र है कि फिल्म निर्माताओं ने रखने का फैसला किया, जिसके बिना इसमें एक तेज गति की कमी होगी और असफल हो जाएगी। इसका चेहरा स्रोत सामग्री से कहानियों की प्रचुरता को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक फ्रेंचाइजी के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ये बाद की फिल्मों के लिए बेहतर प्रयास का वादा नहीं करता, जॉन कार्टर बड़े स्क्रीन के लिए कई साहित्यिक फैंटेसी अनुवादों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और आगे बढ़ने में असफल रहेंगे। जॉन कार्टर की स्क्रीनिंग के दौरान मेरे दाहिनी ओर वाला व्यक्ति हंसता रहा, जबकि फिल्म को जानबूझकर मजाकिया माना जा रहा था। मैं केवल तभी हंसा जब फिल्म अनजाने में मजाकिया थी। कहने की आवश्यकता नहीं, मैं और भी अधिक हंसा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अच्छा समय बिताया। मैंने निश्चित रूप से नहीं किया। मैं इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि तथाकथित मौज मस्ती को जारी रखने के लिए हम किस साजिश पर काम कर रहे हैं। ये अपने दिमाग को दरवाजे पर छोड़ दें, सुविधा भी नहीं है, क्योंकि शुरू से अंत तक प्रस्तुत 150 विचारों को बनाए रखने के प्रयास के लिए आपको निश्चित रूप से एक की आवश्यकता होगी। आप देखिए, अगर कोई मित्र मुझसे पूछे कि यह फिल्म किस बारे में है, तो इसका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। किसी भी अन्य फिल्म को देखने की सिफारिश के बाद शायद यह मेरी प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, यह एक शादी के बारे में है, एक युद्धरत यात्रा शहर, बच्चे जो पैदा हुए और मारे गए, शिफ्ट चेंजर्स, 2 रेगिस्तान, एक यहाँ और एक बाहर, पुरानी सीमा, नई सीमा, पुराने न्यूयॉर्क के थोड़े से हिस्से के साथ पुराना पश्चिम, एक विरासत, एक अखाड़ा लड़ाई, एक माता पिता विहीन जाति, एक जल विहीन स्थान, एक खोई और पाई गई आत्मा, एक प्रकार के लिए एक विशाल और निरंतर छलांग, मनुष्य, अमरता, मुक्ति, प्रेम, नफरत, धोखा और इसी तरह इत्यादि। मुझे लगता है कि इसे संक्षेप में कहें, स्टार वार्स के सभी 6 एपिसोड लें, द विजार्ड ऑफ ओज और ग्लेडिएटर दोनों को द मैट्रिक्स के छींटे के साथ डालें और अवतार के साथ मिलाएं, उन सभी को एक फिल्म तक सीमित करें और प्रत्येक उपफिल्म शैली को एक साथ दिखाएं, और आपके पास जॉन कार्टर होंगे। जैसा कि आप बता सकते हैं, फिल्म हर जगह है, और यदि यह उतना बुरा नहीं था, तो 90% संवाद माज लिंगो के लिए 100 साल पहले चुने गए अजीब नाम हैं। तो कोशिश करें और उसका अनुसरण करें कि कौन क्या है। जब हर दूसरा नाम संयोगवश ZI जैसा लगता है और विदेशी आवाज़ें जब्बा दहर की तरह कम आश्चर्यजनक रूप से लगती हैं।
ये समझने की पूरी कोशिश करें कि कौन किससे नफरत करता है, वे ऐसा क्यों करते हैं और हमें किस जाति का समर्थन करना चाहिए। और देखें कि क्या आप मंगल और एरिज़ोना के रेगिस्तानी ग्रह के बीच अंतर बता सकते हैं।